तो उर्दू अदब में मुज़क्कर मुअन्नस की हम पहचान कैसे करेंगे, इसके बारे में मेरा पहला लेक्चर है। तो उर्दू अदब में जो सीगे इस्तेमाल किए जाते हैं वो दो किस्म के होते हैं। बालिहाज़े जिन्स मैंने आपको बताया था इसम की किस्में। तो पहली किस्म होती है मुज़क्कर और दूसरी किस्म होती है मुअन्नस। मुज़क्कर इसम हमेशा जो है हम इस्तेमाल करेंगे किसके लिए? नर के लिए। नर इसम के लिए जो नाम हम इस्तेमाल करेंगे वो होगा मुज़क्कर, जैसे लड़का, बैल, ऊंट, मर्द वगैरह। और सीगा मुअन्नस के लिए यानी तानीस की पहचान, सीगा मुअन्नस के लिए हम हमेशा जो है मुअन्नस के लिए जो नाम इस्तेमाल करेंगे वो होगा, यानी मादा के लिए हम जो नाम इस्तेमाल करेंगे वो होगा सीगा मुअन्नस, जैसे औरत, लड़की, गाय, कुतिया, ऊँटनी वगैरह। अब बेजान चीजें जो होती हैं वो नर और मादा नहीं होती, उनमें मुज़क्कर और मुअन्नस नहीं होते, लेकिन हमने अपनी पहचान के लिए उनको मुज़क्कर और मुअन्नस के नाम दे रखे हैं। अब वो कैसे? हकीकी तज़कीर व तानीस जो है वो आप सबको पता है कि वो काफी आसान है। अहले ज़बान यानी ज़बान बोलने वाले जैसे किसी चीज को मुज़क्कर बोलते हैं तो हमारे लिए वो मुज़क्कर होती है, और अहले ज़बान से ही सुन के हम उसे मुअन्नस कहते हैं। जैसे ज़बान बोलने वाले कलम को मुज़क्कर बोलते हैं और गेंद को मुअन्नस बोलते हैं। तो इन चीज़ों की तज़कीर व तानीस को उर्दू अदब में जो बेजान अशिया की तज़कीर व तानीस है उसको गैर हकीकी तज़कीर व तानीस कहा जाता है। हकीकी वही हो गई जो अल्लाह ताला ने पैदा किए हैं जोड़ों की सूरत में, यानी नर और मादा वाली, यानी मुज़क्कर और मुअन्नस वाली। गैर हकीकी जो अहले ज़बान ने बनाई है। अब गैर हकीकी में भी नर के मुकाबले में मादा होता है, यानी सांस लेने वाली चीजें जो हैं वो कुदरती तौर पर अल्लाह की तरफ से हम उसमें इम्तियाज कर सकते हैं कि कौन सा मुज़क्कर है, कौन सा मुअन्नस है। मसलन मर्द, औरत, बैल, गाय, ऊंट और ऊंटनी वगैरह। लेकिन गैर हकीकी की पहचान, गैर हकीकी तज़कीर व तानीस या मुज़क्कर मुअन्नस की पहचान वो काफी मुश्किल है। तो उसकी पहचान हमने कैसे करनी है, उसके कुछ असूल हैं, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएंगे। तो बेजान अस्मा यानी बेजान चीजों के जो नाम है, पहली बात उनमें नर और मादा का इम्तियाज नहीं होता। तो जैसा अहले ज़बान जिस चीज को मुज़क्कर कहेंगे आपने मुज़क्कर कहना है, अगर वो मुअन्नस कहेंगे तो आपने मुअन्नस कहना है। अब अहले ज़बान की अदायगी से आपके कानों में वो लफ्ज नहीं पड़ा तो आपने कौन से असूल हैं जिनसे काम लेकर मुज़क्कर मुअन्नस जो है वो फाइंड आउट करने हैं, ढूंढने हैं, और ये क्वेश्चन आना भी लाजमी है। तो मुज़क्कर मुअन्नस ढूंढने के लिए सबसे पहले वक्त या जमाने में जाएं। तो वक्त और जमाने में दिनों और महीनों के नाम, दिन जितने भी हैं, चाहे हफ्ता, इतवार, सवार, मंगल, बुध, और महीने जनवरी, फरवरी, मार्च, दिसंबर, सब के सब मुज़क्कर हैं। अब सिर्फ जुमेरात जो है वो मुअन्नस है, बाकी दिन जितने भी हैं वो मुज़क्कर है। इसकी पहचान ये है कि क्योंकि ये वक्त का एक बहुत बड़ा हिस्सा कवर करते हैं तो बढ़ाई के इजहार के लिए इनको मुज़क्कर कहा गया है। सिर्फ जुमेरात जो है वो मुअन्नस है। आवाजें, किसी भी इसम सौत आपने पढ़ा था जो किसी भी जानदार की आवाज को जाहिर करती है, जैसे कौवे की आवाज, काय मुर्गे की आवाज। तो जो आवाजें या इसम सौत होती है वो सब के सब मुअन्नस होते हैं, जानवर चाहे मुज़क्कर हो। अब कौवे की काएं काएं भी मुअन्नस होगी, या हवा की साएं साएं भी मुअन्नस होगी। चू चू, हू, मैं, गटर गूं, कू कू, ये सारी आवाजें मुअन्नस होंगी। इसम सौत यानी किसी भी जानदार या बेजान चीज की आवाज जो है, वैसे इसम सौत जो होती है वो जानदारों की आवाज होती है, तो उसको जो जाहिर करेगा वो होगी मुअन्नस। उसके बाद है जबानों के नाम। जमाने सारे मैंने बताया है
जैसे दिन और महीने वो होते हैं मुजक्कर जुमेरात के अलावा, आवाजें सारी होती हैं मुअन्नस। अब आ गई जबानें, तो जबानें हमेशा मुअन्नस होती हैं, चाहे वो अरबी होगी, चाहे वो फारसी होगी, चाहे वो आपकी उर्दू होगी, चाहे वो हिंदको होगी, चाहे वो बुर्ज भाषा होगी, चाहे आपकी सिंधी होगी। जबान कोई भी होगी तो सारी की सारी जबानें जो होंगी वो मुअन्नस होगी। अब देखें, इसम सौत मुअन्नस हो गया, जबानें मुअन्नस हो गई, दिन में से जुमेरात मुअन्नस हो गया, बाकी दिनों के और महीनों के नाम मुजक्कर। नमाजों के नाम मुअन्नस होते हैं। जितनी भी नमाजें आप दिन में 5 नमाजें पढ़ते हैं, चाहे वो नमाज फर्ज है या आप नफली इबादत करते हैं, तो वो आपकी मुअन्नस होंगी। अब नमाजों के नाम, आवाजों के नाम, जमानों के नाम, ये मुअन्नस हो गए। मेटल्स या जवाहिरात या मादे की वो किस्म जो सख्त होती है, तो इस चीज को माइंड में रखना है। मैंने मेल की पहली खुसूसियत बताई है कि हम उन्हें इज्जत देते हैं, उन्हें बड़ा समझते हैं, तो बड़ी चीजों के नाम जैसे दिनों के नाम और साल के महीनों के नाम वो होंगे मुजक्कर। तो अब जवाहिरात, मेटल्स या धातें, मेल में सख्ती होती है, इसलिए उनको भी मुजक्कर का नाम दिया गया है, जैसे सोना, लोहा, तांबा, पीतल, हीरा। लेकिन सिर्फ कलई, क्योंकि वो सफेद रंग की होती है, कलई और चांदनी, एक मिनट की स्क्रीन, कलई और चांदी जो है आपकी वो होगी मुअन्नस। उसके बाद अगली चीज है सियारों के नाम। अब सियारे, चूंकि मैं पहले बता चुकी हूँ कि जो बड़ेपन को शो करेगा, दिखाएगा, वो होगा मुजक्कर। तो सियारे जितने के जितने हैं वो सारे के सारे मुजक्कर होंगे, सवाए जमीन के। जवाहरात और धातें सारे के सारे मुजक्कर होंगे, सवाए कलई और चांदी के, क्योंकि वो सफेद रंग की होती हैं। अब पहाड़ों के नाम, क्योंकि पहाड़ भी बहुत बड़ा वॉल्यूम रखते हैं, बहुत बड़े होते हैं, इसलिए उनके नाम भी मुजक्कर होंगे। जैसे गंगा और जमुना, दो दरिया हैं जो मुअन्नस हैं। ये इस वजह से हैं कि हिंदुओं की क्या कहते हैं, देवता औरतें थी, देवियां थी, उनके नाम पे इनके नाम रखे गए हैं, दरियाई गंगा और जमुना। वो मुअन्नस हैं। बाकी सब के सब पहाड़, दरिया और समंदर, चाहे दरियाए रावी है, दरियाए चिनाब है, दरियाए सतलुज है, सब के सब मुजक्कर हैं, गंगा जमुना के अलावा। शहरों, मुल्कों और बर आजम, देखिए उन्होंने कितना इलाका घेरा होता है, तो सब के सब मुजक्कर हैं सिवाय दिल्ली के। अगर हम दिल्ली बोलेंगे तो मुअन्नस है, अगर हम दिल्ली बोलेंगे तो फिर मुजक्कर होगा। उसके बाद है रिश्तेदारों की तज़कीर व तानीस। अब रिश्तेदारों के जितने भी नाम होते हैं, जैसे माँ, अब्बा, मलका, बादशाह, ये सारे के सारे मुअन्नस बोले जाते हैं। इसी तरह सास, ताया, ममानी, यानी इनके साथ जो हम लगाएंगे वो की ताया, की बेटी। अब मुजक्कर अल्फाज का कुलिया क्या है कि हम पहचानेंगे कैसे कि ये मुजक्कर है, उसकी मुअन्नस कैसे बनाएंगे। अगर मुजक्कर अल्फाज के आखिर में अलिफ या छोटी ये आए तो हम उसे छोटी ये से बदल देते हैं, तो वो मुअन्नस बन जाता है। जैसे बच्चा से बच्ची, बेटा से बेटी, भांजा से भांजी, भतीजा से भतीजी, ये बाकी आप खुद पढ़ लीजिएगा, दादा से दादी, नवासा से नवासी। अलिफ को हमने छोटी ये में बदल दिया। दूसरा, ये मुजक्कर का कुलिया था, मुजक्कर को मुअन्नस कैसे बनाना है। अब अगला कुलिया है मुअन्नस को, जो कुछ अल्फाज होते हैं मुजक्कर, तो उनकी मुअन्नस कैसे बनाना है। तो उनके आखिर में अलिफ या छोटी हो तो नून बढ़ा देते हैं, जैसे बढ़ई से बढ़ाएं, बंगाली से बंगालन, बेकारी से बेकारन और भंगी से भंगन। इसके अलावा एक कुलिया और है कि आप कुछ मिसालें यहाँ पे आपको शो हो रही हैं, सारी की सारी आपने एक नजर पढ़नी है। जैसे लोहार से लोहारन, नाग से नागन या नागनी, ठठेरा से ठठेरन। तीसरा कुलिया ये है कि अगर मुजक्कर के आखिरी हर्फ को हजफ करना पड़े यानी खत्म करना पड़े, या बाज़ौकात हम नून छोटी नी लगा देते हैं, तो फिर भी मुअन्नस बन जाता है। जैसे उस्ताद से उस्तानी, पंडित से पंडितानी, ठग से ठगनी, जादूगर से जादूगरनी, डूम से डूमनी, सैयद से सैदानी, फकीर से फकीरनी। हमने कोई लफ्ज हजफ नहीं किया, सिर्फ नून छोड़िए नी लगाती है। सिख से सिखनी,
चौथा कुलिया क्या है कि अरबी के जो अल्फाज हैं मुजक्कर, उनको मुअन्नस बनाने के लिए हम आखिर में हे लगा देते हैं। जैसे सुल्तान, नून है ना, सुल्तान से सुल्ताना, शायर से शायरा, ज़ईफ से ज़ईफा, वारिस से वारसा, मुकर्रम से मुकरमा। पांचवा कुलिया के जो हैवानात हैं उनके हम बगैर कुलिया के कभी छोटिये लगा देते हैं, कभी नून लगा देते हैं, कभी अलिफ लगा देते हैं। जैसे ऊंट से ऊँटनी, कुत्ता से कुतिया, गधा से गधी, चूहा से चूहिया। अब इस सारी चीज को छोड़ दें, अब आपको एक छोटा सा कुलिया या रट्टे की बात बता रही हूँ कि एक लफ्ज आपको स्क्रीन पे लिखा हुआ नजर आ रहा है, यंताटस, यंताटस। आपने इस लफ्ज को अपने जहन में बिठा लेना है। यंताटस 5 लफ्जों से मिलकर बना है, यानी छोटिये, नून, ते, टे और सीन। तो जिन लफ्जों के आखिर में ये लफ्ज आए, छोटिये, नून, ते, टे और सीन, तो वो होते हैं मुअन्नस। हमेशा वो मुअन्नस होंगे, बगैर सोचे आप लगा सकते हैं। ये यानी जिनकी आप जो ऊपर मैंने रूल्स असूल बताए हैं उनको याद करने के बाद जिस लफ्ज का पता ना चले तो ये लफ्ज आप लगा के फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन सा लफ्ज जो है आपका मुअन्नस है। तो जिनके आखिर में ये नून, ते, टे और सीन होगी वो मुअन्नस होंगे। जैसे लड़की, छुट्टिए एंड पे, बीवी, जादू, गरनी। अब अगला लफ्ज है नून, यन में, तो जान, जमीन, जबान, औरत, शफकत, ये सब मुअन्नस है। अगला लफ्ज है ते, औरत, शफकत। अगला लफ्ज है टे, तो सट, चाट, बट, कोई भी लफ्ज जिसके एंड पे टे आए वो मुअन्नस होगा। और अगला आखिरी लफ्ज है सीन, तो जिस लफ्ज के आखिर में सीन आए तो वो मुअन्नस होगा, जैसे सांस, जिन्स, आस वगैरह। जी, यहाँ तक इंशाल्लाह आपको क्लियर हो गया होगा। तो अभी कोई क्वेश्चन है तो वो आप मुझे बता दें, उसके बाद हम अगले टॉपिक पे चलते हैं। जी सर, देख लीजिएगा किसी का माइक अगर कोई कुछ पूछना चाहे तो। जी सर, आगे कंटिन्यू करूं, किसी का क्वेश्चन है या नहीं? आई थिंक नो है, तो आगे चलती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगला आपका कल जो टॉपिक करवाया था मैंने, इल्मुल बदी, वही टॉपिक आज रिपीट होगा। उसके 4 चीजें कल मैंने आपको करवाई थी, बाकी जो रहती हैं जैसे सियाकतुल अदाद करवाया था आपको कल, सनते क्या कहते हैं, तरसी करवाई थी। तरसी ऐसी सन जिसमें हम आवाज अल्फाज हों। इसके अलावा आपको बाकी चीजें करवाई थी। तो इल्म बदी जो है उसकी बाकी इकसाम आज करेंगे। वो मैंने कल भी बताया था कि छूता नादर, जिसके जरिए कलाम में खूबसूरती हम पैदा करेंगे। सनाए यानी सनत की जमा है, यानी कोई कारीगर जैसे अपनी चीज बनाता है, इसी तरह माहिर जबान जो है वो अपने कलाम को किस तरह क्या कहते हैं तरतीब देता है, किस तरह खूबसूरत बनाता है, इल्मुल बदी में हम देखते हैं। इसकी इकसाम हमने कर ली थी कि सनाए लफ्जी, जिसमें हम लफ्जों के जरिए खूबसूरती पैदा करते हैं, और सनाए मानवी, जिसमें हम मानी के जरिए खूबसूरती पैदा करते हैं। तो हमारी अभी सनाए लफ्जी चल रही थी। सनाए लफ्जी की अगली किस्म है सनते मनकूता। मनकूता, मनकूता लफ्ज निकला है नुक्ता से। तो मनकूता से मुराद वो सनत है जिसमें कलाम में इस्तेमाल होने वाले सारे के सारे लफ्ज जो हों वो नुक्तादार, यानी शेर के अंदर जितने भी लफ्ज इस्तेमाल हों सबके ऊपर नुक्ता लगा हुआ हो। सनते मकूता यानी ऐसी सनत जिसमें कलाम के अंदर इस्तेमाल होने वाले तमाम अल्फाज नुक्तादार हों या उनके ऊपर नुक्ता लगा हुआ हो। जिसकी मिसाल क्या है, ने तेग ने शकी बच्चे, ने तैग जन बचे, बीनी बची ने चैन जबी ना जकन बचे।
ये फारसी का शेर है, देखें हर लफ्ज के ऊपर नुक्ता है। उसके बाद इसकी एक और मिसाल है कि लड़कपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया। देखिए लड़कपन में भी नुक्ते हैं, खेल में भी नुक्ते हैं, में खोया में, जवानी में, नींद में, भर में, सोया में। तो सनते मनकूता वो वाली सनत जिसके हर लफ्ज में नुक्ता हो। अगली सनत क्या होगी? गैर मनकूता। तो ये उसका रिफ्लेक्स होगा, उसका उल्ट होगा, यानी ऐसी सनत जिसमें कोई भी लफ्ज नुक्ते वाला ना इस्तेमाल किया जाए। मनकूता में हर लफ्ज नुक्ते वाला, गैर मनकूता में कोई भी लफ्ज नुक्ते वाला ना हो। जैसे और किसी का आसरा हो सरे गुरो इस राह का, आसरा अल्लाह और आले रसूल अल्लाह का। देखें किसी लफ्ज पे नुक्ता नहीं है। तो गैर मनकूता वो होगी जिसमें कोई लफ्ज नुक्ते वाला नहीं होगा। पिलाओ मसरूहा आहे सर्द को हर काम, के दिल को आग लगा कर हुआ हुआ आराम। अब इब्ने इंशा की एक किताब हमने पढ़ी थी, इब्ने सॉरी इंशाउल्लाह की, इंशाउल्लाह खान की एक किताब हमने पढ़ी थी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि इंशाउल्लाह खान ने 1948 में रामपुर से किताब लिखी थी सिल्के गोहर, जिसमें हर एक लफ्ज जो था वो बगैर नुक्ते के था। तो ये गैर मनकूता सनद की मिसाल थी सिल्के गोहर, जो 1948 में रामपुर से आखिरी बार शाया हुई थी। तो इसका एक गजल के शेर मैंने चंद इसमें ऐड कर दिए हैं कि हम दम दाम आह राहे सरात, दमे समसाम आह राहे सिरात, वो मालिक माल अमूद इधर, इधर अदहाम आह राहे सरात, वो ओहद राह दूर मुँह आसा, और हर गाम राहे सरात, कह दिला पार धर्म होकर राह आराम आह राहे सरात, सहल होकर मरूर मर्दा मुकर, अहले इस्लाम आह राहे सरात, मर्दे सालिया कदाम को ताली, मुर्दे आम आ राहे सरात। ये फारसी में इसकी आमेजिश है। दूसरी बात ये है कि आपको बेशक शेर याद ना हो, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि अगर इनमें से कोई शेर आता है तो आप ये पहचान सकें कि ये सनते गैर मनकूता है। उसके बाद अगली एक इसकी मिसाल है कि आह कल दिल को हुआ दर्द के रखा हमको, जुम्बशे चैन जबीने बुत चैन ने बेचैन। ये शेर मैंने इसलिए लिखा है कि आपको समझ आ सके कि इसमें कौन सी सनद इस्तेमाल हुई है। तो जी कोई मुझे बताएगा इसमें कौन सी सनद इस्तेमाल हुई है? शेर आपके सामने स्क्रीन पे है। कोई एक मुझे बता दे कि इसमें कौन सी सनद इस्तेमाल हुई है। जी किसी का भी हैंड रेज नहीं है। शेर सामने है, आप में से कोई एक बता दे कि इसमें कौन सी सनद इस्तेमाल हुई है। इसमें मनकूता और गैर मनकूता दोनों सनदें इस्तेमाल हुई हैं। पहले वाला शेर जो है, आह कुल दिल को हुआ दर्द के रखा हमको, ये जनाब गैर मनकूता है। और जुम्बशे चैन जबीने बुत चैन ने बेचैन, ये है आपका मनकूता। तो ये शेर मनकूता और गैर मनकूता सनद की मिसाल है। उसके बाद है सनते जुअल कवाफी। जुअल कवाफी, जू अरबी का लफ्ज है जिसका मतलब होता है दो। तो जुअल कवाफी वो सनद होगी जिसमें दो काफिये इस्तेमाल हो। अब संते तरसी और संते जुअल कवाफी में फर्क क्या है? संते तरसी में हमने हम आवाज अल्फाज देखे थे जिनके आखिरी लफ्ज मिलते हों, और इसमें दो काफियों, सारे लफ्जों की शर्त नहीं है। तबा उड़ा के न ले जा मेरा गुबार कहीं, कि मुझसे छूटने की आस्था यार नहीं। गुबार यार कहीं नहीं, दो काफी इस्तेमाल हो गए, गुबार यार कहीं नहीं। अब
इसको सनते जुल्काफियतैन या सनते जुल्काफी भी कहते हैं। इकबाल ने शिकवा का एक शेर लिखा था कि तेरे काबे को जबीनों से बसाया हमने, तेरे कुरान को सीनों से लगाया हमने, हमसे फिर ये गिला कि हम वफादार नहीं। वो वाला जो जवाब शिकवा में शेर है, इसमें भी दो काफिये इस्तेमाल हुए हैं, जबीनो सीनो, बसाया लगाया। इसको जू काफियतैन भी कहते हैं, संते जुल काफी काफी भी कहते हैं। अगली चीज है सनते तकरार, और इसके बारे में अक्सर पीपीएससी में ऑप्शन आता है, और मेरी ये कोशिश है कि जितने पेपर्स में क्वेश्चन है तो उसमें से शेर निकाल के आपको इन स्लाइड्स में डाल दूं। तो तकरीबन शेर इन्हीं में से आएगा, फिर भी आप इसको समझ लें। तकरार का मतलब क्या है? जब हम किसी बात पे जोर देते हैं, उसको बार बार रिपीट करते हैं, एक बात बार 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 करते हैं, तो सनते तकरार से मुराद ये है कि कलाम में ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करना जो बार बार आए। जैसे तबीयत का होगा कलक चंद रोज, संभलते संभलते संभल जाएगी, संभलते संभलते संभल जाएगी। अब देखें, संभलते संभलते संभल, 3 दफा संभल इस्तेमाल हो गया है, तो ये सनते तकरार होगी। क्या मिर्जा गालिब का शेर है, जहां तेरा नक्शे कदम देखते हैं, ख्याबा ख्याबा इरम देखते हैं। तो ख्याबा ख्याबा 2 दफा इस्तेमाल हो गया, तो ये सनते तकरार बन गया। इसी तरह मेरे आशियां के तो थे 4 दिन के, मकान उड़ गया आंधियां आते आते। तो आते आते दोहराया गया है, तो ये तकरार पैदा हो गई, तो ये हो गई सनते तकरार। तोबा के टूटने का भी कुछ कुछ मलाल था, थम थम के सोच सोच के शर्मा के पी गया। अब इसमें 3 दफा सनते तकरार इस्तेमाल हुई है, कुछ कुछ, थम थम और सोच सोच। नहीं खेल दाग यारों से कह दो कि आती है उर्दू जुबान आते आते। आते आते सनते तकरार इस्तेमाल हो गया। तो था जलवा आरा मगर तुमने मूसा, न देखा न देखा न देखा न देखा, न देखा 4 मरतबा दोहराया गया है, तो सनते तकरार 4 दफा इस्तेमाल हो गई। बाजुकात ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि कौन सा लफ्ज एज अ सनते तकरार कितनी दफा इस्तेमाल हुआ है। हमको शिकायतों के मजे आ ही जाते हैं, सुन सुन के दिल ही दिल में वो शर्माए जाते हैं। अब दिल और दिल भी 2 दफा इस्तेमाल हुआ है, लेकिन ही इस्तेमाल हो गया, तो इसलिए उसे तकरार में हमने नहीं गिना, तो सुन सुन गिन लिया है कि सुन सुन सनते तकरार की मिसाल है। अभी ये शेर शुरू में भी मैंने पढ़ा था, तबीयत को होगा कलक चंद रोज, संभलते संभलते संभल जाएगी। बेकरारी चंद दिन के लिए होगी, उसके बाद आप संभल जाओगे, तो संभलते संभलते सनते तकरार की मिसाल है। सनते तजनीस, पहले सनत का जो नाम है उस पर गौर किया करें। सनते तजनीस, तजनीस निकला है जिन्स, जिन्स, हम जिन्स होना। तो सनते तजनीस से मुराद वो होंगे जो हम जिन्स होंगे। अब सनते कलब और सनते तजनीस में क्या फर्क है? कलब में हम लफ्जों की पोजीशन चेंज करते थे, जैसे कल्बे कुल में हमने सारे लफ्जों की पोजीशन बदल दी थी, कल्बे बाज में चंद लफ्जों की बदली थी, और कल्बे मस्तवी में लफ्ज को बदलने से वही लफ्ज हासिल हुआ था। तो तजनीस में लफ्ज की जिनस नहीं बदलेगी, लेकिन एक ही लफ्ज मुख्तलिफ मानों में इस्तेमाल होगा। जैसे डाली, डाली से कोई चीज डालना भी मुराद है, और डाली से पेड़ की डाली भी मुराद है। इसी तरह मांग से ख्वाहिश उमंग भी मुराद है, और आपके सर की मांग भी मुराद है। आगे इसकी शेर में से मिसालें देती हूं मैं, कि जान दी हुई उसी की थी। हक तो ये है कि हक अदा ना हुआ। अब हक 2 दफा इस्तेमाल हुआ है, और दोनों दफा इसका मानी चेंज है। जैसे हक यानी हकीकत, हक अदा ना हुआ, फर्ज अदा ना हुआ। जान दी हुई उसी की थी, जान दे दी, और किसने दी थी? अल्लाह ताला ने। लफ्ज एक ही है, बनावट एक ही है, लेकिन उसके मानी में फर्क है। अब सनते तजनीस, फिर मैं रिपीट कर रही हूँ कि जिन्स से निकला है, एक ही जिन्स का एक ही तरह का लफ्ज इस्तेमाल होगा, लेकिन मानी में फर्क होगा। इसकी 2 इकसाम इस्तेमाल होती हैं, तजनीस से ताम और तजनीस से मरफ। तजनीस से ताम का गालिब का शेर तजनीस से ताम की है, लेकिन तजनीस से मरफ में शेर के अल्फाज एक जैसे होते हैं, लेकिन अराब और मानी में फर्क होता है।
अब देखें तजनीस ताम की मिसाल क्या होगी। चमन पे किसने इलाही निगाह डाली आज, कि खिलखिलाती है गुल की हर एक डाली आज। निगाह डाली और गुल की डाली, देखिए लफ्ज भी एक है, मानी मुख्तलिफ है। तो तजनीस ताम में लफ्ज एक होगा लेकिन उनके मानी मुख्तलिफ होंगे। कहा दिल ने मेरे देखी जो वो मांग, कि है ये रात आदि कुछ दुआ मांग। मेरे दिल ने मेरे महबूब की बालों की मांग देखी, तो उसने कहा कि आधी रात है, अल्लाह ताला से कुछ भी मांग लो। तो मांग दोनों दफा अलग मीनिंग में इस्तेमाल हुआ है। देख घटा को न मेरे दीदा तर से निस्बत, कि आबरू मेरी न हम चश्मों में ए यार घटा। घटा पहले बादल के लिए और दूसरा घटा कम करना। सब सहेंगे अगर लाख बुराई होगी, पर कहीं आंख लड़ाई तो लड़ाई होगी। पहले आंख लड़ाना यानी नैन मुटक्का करना और दूसरी लड़ाई लड़ाई। अब तजनीसे मुहर्रफ हो गई है, अब तजनीसे मुरक्कब करते हैं। मुरक्कब का है कि लफ्ज के अराब यानी जबर जेर पेश के फर्क से हमने उसके मानी जो है बदल जाने, या एक लफ्ज मुफरत के तौर पे आ गया, दूसरा मुरक्कब के तौर पे हो गया। कातल ने लगाया न मेरे जख्म पे मरहम, मुफरत एक ही लफ्ज है। हसरत ये रही जी की, जी में गए मरहम। मरहम दो लफ्ज मुरक्कब इस्तेमाल हो गए, मर मरना और हम। कुछ हमको नजरे यार का दिल आता है मेला मैला, कुछ हमको नजरे यार का दिल आता है मैला। साकी तू सफाई के लिए शीशाए मैला, शीशाए मैला, मै यानी शराब, शीशाए मैला दिल जो महबूब में नजर नहीं आ रहा, तो हमारे दिल की सफाई के लिए शीशे जैसी शराब लिया। तो पहला मैला गंदे के लिए और दूसरा शराब के रंग के लिए इस्तेमाल हुआ है। अब तो जिनसे मुहर्रफ की एक और मिसाल दी है कि मैं ये ना पूछा कभी सियाद से, कौन रहा कौन रिहा हो गया। रिहा जबर और अराब का फर्क है। रहा रिहा, मैं बुलाता तो हूँ उसको मगर है जज्बे, उस पे बन जाए कुछ ऐसी कि बिन आए ना बने। बन जाए और बिन आए, गले से लगते ही जितने गिले थे भूल गए, वगरना याद थी मुझको शिकायतें क्या क्या। गले यानी गले मिलना और गिले शिकवे शिकायतें। अच्छा तजनीस से जायदो नाकिस, जायद का मतलब होता है एक्स्ट्रा, जायदो नाकस, कि इसमें हम एक हर्फ ज्यादा कर देते हैं या एक हर्फ कम कर देते हैं। नाकस जिसमें एक हर्फ कम होगा और जायद जिसमें हम एक हर्फ बढ़ाएंगे। गर खामशी से फायदा अफवाए हाल है, तो हाल है नाकस। ख्वाहिशों की मेरी बात समझनी महाल है, तो हमने मीम का इजाफा कर दिया, तो ये तजनीस से जाहिदो नाकिस है। हुआ है शाह का मसाहिब, फिरे है अतराता, वगरना शहर में गालिब की आबरू क्या है। शह के साथ रे लगा के शहर बना दिया। जोरो जर कुछ ना था मेरे मीर बारे मीर, किस भरोसे पे आशनाही की। जोर में से जर जर जोर की रे कट कर दी है हमने, जर नाकस और जोर जायद बना दिए। यूं ना बातें चबा चबा के करो मेहरबान, बात है न बात नहीं। बात के साथ हमने नून लगा के उसे नबात बना दिया। मताए जहां पे मेरी चाल चल रहा है कोई, दिया है जिसने मुझे दिल उसे दिमाग मिला। अब चाल में से अलिफ कट करके उसे चल बना दिया। जी ये आपकी एक किस्म अभी और भी रह गई है, वो भी मैं अभी ही करवाऊंगी, उसकी मैंने अलहदा स्लाइड बनाई है। इल्मे बदी की ये वाली जो शाखें करवाई हैं, इसमें से अगर आपने कुछ क्वेश्चन करना है तो कर लें। लास्ट सनत रह गई है आपकी, वो मैंने अलहदा इसलिए बनाई है कि उसमें मैंने आपको कुछ और भी दिखाना था। कलमी, कलमी आप सबको पता है कि हम किसी तारीख की वाकया, किसी किरदार, आयते कुरानी, हदीस नबवी या किसी मशहूर शेर की तरफ इशारा करते हैं और उसे अपने कलाम का हिस्सा बना लेते हैं। तो तलमी, तलमी का आपको पता चल गया कि हमने किसी किरदार की तरफ, कुरान की आयत की तरफ, हदीस की तरफ या किसी मशहूर शेर की तरफ इशारा किया और उसे अपने कलाम का हिस्सा बना लिया, तो वो बन गया तलमी। अब संते तलमी क्या हो गया कि हमने वो जो वाकया या कुरानी हदीस है उसका शेर में इशारा कर दिया।
तलमी और सनते तलमी का फ़र्क क्या है कि वाक़ये की तरफ वैसे इशारा करना कलाम में, और शेर में हमने इशारा कर दिया तो वो सनते तलमी बन गया। अब इसकी सिर्फ़ मिसालें जो हैं वो काफ़ी अहम हैं, जैसे कोहे तूर, बाज़ारे मिस्र, हुस्ने यूसुफ, सब्रे अय्यूब, असाए मूसा, आतिशे नमरूद, जादुए सामरी, जुए शीर, कोहे कन, पेशा फरहाद, कैस, मजनू। जी, मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब का शेर है, क्या फ़र्ज़ है कि सबको मिले एक सा जवाब, आओ न हम भी सैर करें कोहे तूर की। कोहे तूर ऐसा पहाड़ जिस पर हज़रत मूसा जाके अल्लाह ताला से बातचीत करते थे, तो कोहे तूर से हमें पूरा वाक़या याद आ गया। बेखतर कूद पड़ा आतिशे नमरूद में, अकल है महवे तमाशाए लबे बाम अभी। आतिशे नमरूद ने हज़रत खलील का पूरा वाक़या, हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह का पूरा वाक़या जब वो आग में कूद पड़े थे, हमारे ज़हन में ताज़ा कर दिया। तो ये सनते तलमी का इस्तेमाल है। तशरीह नहीं करूँगी क्योंकि उसको टाइम थोड़ा है। अगरचे बुत हैं जमात की आस्तीनों में, मुझे है हुक्म अज़ां ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लामा मोहम्मद इकबाल का शेर है, जब मुसलमान नए-नए मुसलमान हुए थे, तो काफ़िरों से मुसलमान हुए थे, तो कुछ लोग अपनी यानी बगलों में अपनी क्या कहते हैं आस्तीनों में वो छुपा के ले आते थे, तो ये उस वक़्त की तरफ इशारा है। आ रही है चाहे यूसुफ से सदा, दोस्तियाँ थोड़े हैं और भाई बहुत। अल्ताफ हुसैन हालिक यानी हज़रत यूसुफ के भाइयों ने किस तरह उनको कुएँ में डाला था। इब्ने मरियम हुआ करे कोई, मेरे दुख की दुआ करे कोई। मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब है इब्ने मरियम, मरियम का बेटा यानी हज़रत ईसा को अल्लाह ताला ने ये सलाहियत दी थी कि वो किसी को भी हाथ लगाते थे, उससे बीमारी से शफ़ा हो जाती थी, ताकि वो मुर्दों को भी ज़िंदा कर देते थे। तो उस वाक़ये की तरफ इशारा है। अब हाल ही के कुछ शेर हैं, तमन्ना दीद की मूसा करे और तूर जल जाए, यही दस्तूर उल्फत है, करे कोई भरे। तूर जल जाए से वो वाक़या दीद की यानी अरिनी अरिनी गोए वाला तूर वाला वाक़या, यानी हज़रत मूसा ने जब कहा था कि ऐ अल्लाह मुझे अपना जलवा दिखा। आ रही है चाहे यूसुफ से सदा, दोस्त यहाँ थोड़े हैं और भाई बहुत। यूसुफ के कौन से जैसे भाइयों ने उसे उस कुएं में फेंका था। मैं अपने बाप का यूसुफ था, इसलिए मौसम सुकून से सो ना सकता, भाइयों से डरता रहा। मोहसन का शेर है, उन्होंने क्या है कि हज़रत यूसुफ के वाक़ये की तरफ इशारा किया है कि मैं अपने भाइयों के डर से सो ना सका, ताकि उसी तरह उस साजिश का शिकार ना हो जाऊं। मैंने माना कि तू यूसुफ सा हसी है, लेकिन कि मेरा दिल है कोई मिस्र का बाजार में। यूसुफ के हुस्न की तलमी इस्तेमाल की है। हमने क्या किया क्या हमने क्या क्या न किया तेरे हिजर में, सॉरी हमने क्या क्या न तेरे हिजर में महबूब किया, सब्रे अयूब किया, फिरिया यकूब किया। तो हज़रत यूसुफ की तलमी है उसकी तरफ। जी बाकी शेर आप लोग कोशिश कीजिएगा कि खुद पढ़ लें, जो जो मुश्किल है वो मैं करवा देती हूँ। कि एक खेल है औरंगे सुलेमा मेरे नज़दीक, बात है इजाज़े मसीहा मेरे आगे। दो तलमीयात इस्तेमाल की हैं। हज़रत सुलेमान का तख्त जब वो मलका आई थी उनके क्या कहते हैं दरबार में, तो मंगवाया था जैसे जिन्नों से, और इजाज़े मसीहा यानी हज़रत ईसा की तरफ इशारा है। निकलना खुलत से आदम का सुनते आए थे, बहुत बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। मिर्ज़ा गालिब का है हज़रत आदम के जन्नत से निकलने के वाक़ये की तरफ इशारा है। क्या किया खिज़र ने सिकंदर से, अब किसे रहनुमा करे कोई। हज़रत खिज़र और सिकंदर का वाक़या आपने पढ़ा होगा। सिकंदर वो थे जिन्होंने आधी दुनिया फ़तह की थी, हज़रत खिज़र जिन्होंने आबे हयात पिया हुआ है। तो वो हज़रत खिज़र हज़रत सिकंदर को लेके गए थे कि हम आबे हयात पीने चाहते हैं। तो रास्ते में हज़रत खिज़र ने सिकंदर को बताया था कि इसके पीने से आपकी ज़िंदगी जो है, सारी ज़िंदगी आप जितने भी बीमार हो या कुछ भी हो, यहाँ ज़िंदा रहना पड़ेगा। तो सिकंदर डर गया था, तो उसने वो पानी नहीं पिया था। तो उस वाक़ये की तरफ इशारा है। पेशे बगैर मर ना सका हुक्का नसर, सरगुज़श्ता-ए हमारे रसूमों की यूद था। फरहाद जिसने शीरीन के लिए नहर खोदी थी, तो मरा तब था जब वो नहर दूर थी, खोदते-खोदते उसने वो तेशा अपने सर में मारा था। तो इसी तरह वो कह रहा है कि असद तुम भी तेशे के बगैर नहीं मरोगे, क्योंकि तुम रस्मो रिवाज के पाबंद हो। सब रकीबों से हूँ न खुश, पर ज़नाने मिस्र से है ज़ुलेखा खुश की महवे माहे किना किना हो गई। किना जो है
वो मिस्र का एक शहर था, महवे माहे किना हो गई, यानी मिस्र के शहर का चांद देखने में मैं बुना, यानी हजरत यूसुफ को देखने से उस वाक़े की तरफ इशारा है। तो हजरत जुलेखा जो है रकीबों से अपने नाखुश नहीं हुई, वो वाहिद औरत थी जो रकीबों से खुश थी। क्या फर्ज है कि सबको मिले एक सा जवाब, आओ ना हम भी सैर करें कोहे तूर की। तो कोहे तूर का वाक़े की तरफ इशारा है। इकबाल की तो तलमीहात पे बुक लिखी गई है ना, उन्होंने तो इतनी इस्तेमाल की है तलमीहात कि काफी ज्यादा हैं। तो ये सारे शेर रिपीट हो चुके हैं, इसलिए मैंने पढ़ी। ना सलीका मुझ में कलीम का, ना करीना तुझ में खलील का, मैं हलाक के जादुए सामरी तू कतील शेवाए आज़िर। दो तलमीहात इस्तेमाल की गई हैं, ऊपर कलीम के लिए जादुए सामरी, खलील के लिए कतील शेवाए आरजी। खलील हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह, कलीम हजरत मूसा का। मिटाया कैसरो कुसरा के इस्तबदाद को किसने, वो क्या था जोर हैदर फिक्र बूजर सिद्के सुलेमानी। तीन तलमीहात हैं, जोर हैदर फिक्र बूजर सदके सुलेमानी, और ऊपर कैसरो कुसरा जो बादशाह थे। कभी तन्हाई कोहे दमनेश, कभी सोजो सरवरे अंजमनेश, कभी सरमायाए मेहराबो मिंबर, कभी मौला अली खैबर शिकन। तो मौला अली खैबर शिकन ये तलमीह है इसमें। अच्छा, कुरान मैंने शुरू में बताया था कि कुरानी वाक़यात की तरफ इशारा करना, तो इधर इन तलमीहात में इकबाल ने कुरानी वाक़यात इस्तेमाल किए हैं कि ए मुसलमान हर घड़ी पेशे नजर आयाते ला यखलिफुल मियाद रख। इन ये लिसानुल असर का पैगाम है, इन्ना वहदुल्लाहि हक्कन याद रख। तो कुरान में कुरान की आयात भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं संते तलमी। ये संते तलमी के बाद क्या कहते हैं, एक चीज होती है सनते मुलम्मा। अब तलमी और मुलम्मा में क्या फर्क है, मैं ये बताना चाह रही हूँ। तलमी में आप ये करते हैं कि एक लफ्ज से किसी एक वाक्य की तरफ इशारा करते हैं, और मुलम्मा, मुलम्मा ये होती है जिसमें आप फिजिक्स या केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा अलाए, या क्या कहते हैं, आप किसी एक मेटल पे दूसरी मेटल की तह चढ़ा देते हैं, वो होते हैं अलाए। तो संते मुलम्मा, जैसे आप सोने पे चांदी का पानी चढ़ा देते हैं, तो संते मुलम्मा वो सनत होगी जिसमें एक जबान में दूसरी जबान को आप जज़ब कर लेते हैं। अब इसकी पहचान क्या होगी संते मुलम्मा की, इसकी दोनों साइडों पे कोटेड होते हैं, इन्वर्टेड कॉमास होते हैं, जो बताते हैं कि ये दूसरी जबान का लफ्ज है। जैसे धूप की ताबिश, आग की गर्मी, बाकिना रब्बीना अजाबुन्नार। तो यहाँ पे बाकिना रब्बीना अजाबुन्नार के दोनों साइडों पे कॉमा होंगे। संते तलमी और संते मुलम्मा तकरीबन एक ही होती हैं। मुलक हाथों से क्या, मिल्लत की आंखें खुल गई, हक तेरा चश्मे अता कर, दस्ते गाफिल दर नगर। फारसी का पूरा मिसरा जो है शामिल करती है। मौत का पैगाम हर नूहे गुलामी के, न कोई पगफूर खाकान न फकीर रह नशी। फारसी का एक संते तलमी या मुलम्मा में इस्तेमाल करती है। जी, आपकी सनत होगी है कंप्लीट। इसके बाद जो है मैं आपको करवाऊंगी नावल, लेकिन उससे पहले किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो लाजमी कर लें। जी, आपने मुजक्कर मुन्नस किए हैं, सनत की है, तो जिसने कोई भी क्वेश्चन करना है वो कर सकता है, उसके बाद हम अगले टॉपिक पे चलेंगे। जी मिस अदीला, आपको अच्छी तरह समझ आ गई है? अदीला अखलाक। जी मैम आ गई। किसी का भी कोई आई थिंक क्वेश्चन नहीं है, फिर अगली तरफ चलते हैं। जी, अगला टॉपिक है आपका अदबी तरकीब। इसके अलावा नावल है, तो नावल जो है वो लास्ट 5 मिनट में मैं करवाना चाह रही हूँ। कुछ अदबी तरकीब आपको करवा दूँ, क्योंकि वो मुश्किल है, फिर आप जब तक एक दफ़ा नहीं देखेंगे, वो काफ़ी दिनों से मैंने बना रखा है, वो टेस्ट में प्रॉब्लम करेंगी आपके लिए, और वो आनी भी लाजमी है।
जी, अदबी तरकीब क्या है कि नव की इस्तिलाह में जुमले के अज्जा की बंदिश को तरकीब कहते हैं। कि एक या दो लफ्ज से हमारी पूरी तहरीर खूबसूरत हो जाती है और वो अपने कुछ मानी खास मानी बताती है। जैसे गर्ग आशनाई, यानी ये कहते हैं गर्ग आशनाई, गर्ग कहते हैं भेड़िए को, आशनाई यानी उससे दोस्ती, यानी अब इसका मफहूम क्या हो जाएगा, बज़ाहिर दोस्त नहीं, ये बातन दुश्मनी, यानी ज़ाहिरन दोस्ती और अंदर दुश्मनी करना। ज़ाहिदे सालूस, ज़ाहिदे सालूस वो शख्स होगा जो अपनी ज़ाहिरी वजह से दूसरों को धोखा दे। शायराना तअल्ली, यानी शायर, जैसे वो मिर्ज़ा गालिब कहते हैं कि मुस्तनिद है, सॉरी, हाँ, मिर्ज़ा गालिब कहते हैं कि मुस्तनिद है मेरा फरमाया हुआ, यानी शायर अपनी तारीफ खुद करे, वो होगा शायराना तअल्ली। तज़ाइया अंदाज, यानी हंसी या तमस्खर उड़ाने का अंदाज। इसके बाद है शेखो शादाब, बूढ़े और जवान। शेखो शादाब, कुव्वत लायमूत, यानी ऐसी खुराक जो सिर्फ जिंदा रहने के लिए काफी हो, थोड़ी सी कम खुराक। रस्मी मशायत, यानी हम किसी को, कोई हमारे घर आए तो उसको एहतरामन कुछ दूर छोड़ने जाएं तो ये रस्म मशायत। दुख्तरे रिज, यानी अंगूर की बेटी, शराब को कहते हैं दुख्तरे रिज। और बिनतुल अनब भी अंगूर की बेटी या शराब को कहते हैं। रेशा खत्मी, यानी बहुत ज्यादा हंसने वाला। अमाज का, अच्छा ये यहाँ पे आपको लगे कि काफी है, उसी टाइम बता दीजिएगा कि टाइम काफी है, आगे ना दे। अमाज का यानी मैदाने जंग। अब्रे नीसा, यानी बहार के मौसम का बादल। अब्रे, अब बादल को कहते हैं, नीसा बहार को, बहार के मौसम का बादल। आबे आतश, यानी शराब को कहते हैं, आतश आग को, यानी आग लगाने वाला पानी, यानी सुरख शराब। बुलंदीजी गुफ्तगू, यानी बुलंदीज एक ऐसा इलाका था, यहाँ लोग बहुत ज्यादा शेखी की गुफ्तगू करते थे, यानी डींग की गुफ्तगू। आशुफ्ता हाल, यानी परेशान हाल। बरबरे अयाम, यानी गुजरे हुए दिन या माजी का आईना। ये 14 स्केल वालों को भी आनी है और ये 15 और 16 वालों को भी आनी है। जितनी आपने करनी हो मुझे बता दीजिएगा कि यहाँ पे काफी है। इतमामी हुज्जत, इतमाम यानी खत्म करना, इतमामी हुज्जत, दलील खत्म कर दी, हुज्जत खत्म कर दी, इतमामी हुज्जत यानी हमारी बात खत्म होगी, मैं आखिरी दफा समझा रही हूँ। नाने शईर, शईर कहते हैं जौ को, नाने शईर यानी जौ की रोटी, यानी मोटी रोटी। गरग बाराएं दीदा, यानी आजमूदा कार, दीदा देखना, गरग बाराएं दीदा यानी आजमूदा कार। फवाए इबारत, यानी इबारत का मफहूम। कंधा ना तराश, नातराज, कंधा नातराज वो होता है जो बेसलीका होता है, उजड़ होता है, गुमवार होता है। मुस्तजाबुल दवात, यानी वो जिसकी दुआ बारगाए इलाही में हमेशा कबूल होती। पीरे किना, किना मैंने बताया था एक शहर है, तो पीरे किना यानी बूढ़ा जो किना का था, तो वो यकूब को कहते हैं। बसा औकात, अक्सर औकात। विजुअल अखफश, ये एक आलम था, उसने एक बकरी रखी हुई थी, बस बकरी को कहते हैं। तो वो बकरी जो है, जब वो कोई गर्दान याद करता था तो उसको सुनाता था, तो उसे कहता था कि मेरी गर्दान ठीक है, तो बकरी सर हिला देती थी, तो वो समझता था कि अच्छी तरह याद हो गया। लेकिन जब बकरी को ज़बह किया गया तो ये पता चला कि उसके जो सर की खोपड़ी है उसमें भेजा या दिमाग था ही नहीं। तो जो शख्स बगैर सोचे समझे आप हाँ में हाँ मिलाए उसे बस खफ्श कहते हैं। चाहे जखंदा, जखंदा कहते हैं थोड़ी को, चाहे जखंदा यानी थोड़ी का बड़ा या थोड़ी का खुराक। साबे फराश, वो शख्स साहिब फराश जो बीमार हो और बिस्तर से ना उठ सके। तामे तजवीर, यानी मकरो फ्रेब का जाल। दीदा व दीद, यानी दीदा का मतलब होता है आंख, दीदा व दीद यानी एक दूसरे को देखने जाना, एक दूसरे की मुलाकात को जाना। दावत समरकंदी, यानी ऐसी दावत जिसमें बहुत ज्यादा तकल्लुफ तसना हो, यानी बहुत पुरतकल्लुफ खाना, नुमाइशी दावत। दावत शराफ शेख सादी ने की थी, यानी सादा खाना जो पका है, जो सामने पेश कर दिया। रूबा खसाल,
रुबा कहते हैं लोमड़ी को, तो लोमड़ी बहुत चालाक होती है। रुबा खसाल यानी लोमड़ी की खसलत वाला, लोमड़ी की सिफत वाला यानी मकरो फरेब से, चालाकी से काम लेने वाला। अरबाबे निशात यानी गाने बजाने वाले लोग। अश्के बुलबुल, बुलबुल के आंसू यानी किसी बुलबुल के आंसू, क्योंकि वो छोटा सा परिंदा है, बहुत थोड़े होंगे, तो किसी शय की खफीफ या कम मिकदार। खुदाई फौजदार यानी हर मामले में अपनी टांग अड़ाने वाला। अलल टिप बेसोचे समझे बोलना। यूसुफ है बेकारवा अकेला तन्हा। शाखे जाफरान, जाफरान के खेत के पास जाएं तो कोई कुदरत की तरफ से इंसान की हंसी निकल जाती है, यानी वो मुस्कुराता है। तो शाखे जाफरान होना यानी बहुत ज्यादा हंसना और मुस्कुराना। पीरे फरतूत बहुत बूढ़ा। पैके अजल यानी मौत का फरिश्ता। ये मेरे ख्याल में काफी है, या करवा दूं आगे? इसे दिला आप ही बता दें मुझे, नावल करवा दूं या ये पूरे करवा दूं? मैम करवा दे पूरे यही। बे नीलो मुराम, नाकाम और नामराद। टिपले मकतब यानी मकतब के अंदर रहने वाला, यानी ना तजर्बा कार। टिपले मकतब यानी मदरसे का छोटा बच्चा, यानी ना तजर्बा कार। नियाग्रा कोहन पुराने अजदाद। शाखे जैतून, जैतून चूंकि अमनो आशती का दरख्त है, इसलिए शाखे जैतून यानी अमनो आतशी। जी 1 से 2 मिनट वेट कीजिएगा, अजान। जी काते तरीक यानी तहरीक यानी राहजनों और डाकुओं। काबे कौसैन यानी कौसैन कौसों को कहते हैं, यानी काबे कौसैन यानी कौसों के बिल्कुल करीब, निहायत नजदीक। असातीरुल अवलीन कुरान पाक का लफ्ज है, यानी अगले वक्तों के लोगों के किस्से और कहानियां। असातीरुल अवलीन। सब्जा बेगाना यानी ऐसा सब्जा, ऐसी घास जो खुद उग जाए, खुद रो सब्जा। नर्ग से बीमार, नर्ग से बीमार यानी मस्त मखमूर निगाह या मस्त आंख। चरागे सहरी, सहरी के वक्त बुझने वाला चराग, यानी जल्दी मरने वाला, करीबुल मर्ग। पुर आशक्ता यानी गुस्से से भरा हुआ। उजरे लंग, ये हजरत क्या कहते हैं, उजरे लंग तैमूर से है। उजरे लंग यानी फजूल उजर, यानी नाजायज बहाना, बेफायदा बहाना, फजूल उजर।
तो जाहिले आरफाना यानी जानबूझकर हमने अनजान बनना, यानी बात सुनकर नजरअंदाज करना, बगैर सुनी करना। जगत उस्ताद यानी बहुत बड़ा कारीगर। फलाहत खेतीबाड़ी को कहते हैं। सुखनवरी यानी शायरी। अबनाए जिन्स यानी आदमी। अबनाए जिन्स यानी जिन्स से जो तल्लक रखता है, जो इंसान है, आदमी। फिक्र अंगेज यानी हमारे ख्यालों को तहरीक देने वाली, फिक्र को बढ़ाने वाली, काबिले गौर। लिसानी कश्मकश, लिसान जबान को कहते हैं, तो जबान का झगड़ा। खौगर आदि। वादियो नजर यानी सरसरी नजर से देखना, देखते ही। प्रोई मिसाइल, सानवी मिसाइल, बुनियादी नहीं सानवी। अबलुल मतीन यानी मजबूत रस्सी, मुहक्कम वसीला। लफ्जी नकली राह यानी काबिले अमल रास्ता। नकली राह काबिले अमल रास्ता जिस पर हम चल सकें। अहले बिनिश यानी अक्लमंद लोग। मिल्लत बैजा यानी हमारी कौम, यानी मुसलमान कौम। कनायतन कहा है। कस्बे कमाल यानी कमाल का हासिल करना या नामवरी हासिल करना। इल्मुल हिंसा ज्योमेट्री को कहते हैं। मुहंदस इंजीनियर को कहते हैं। दायरो सायर फिरने वाला या गर्दिश करने वाला। जौनपुर का काजी, जौनपुर का काजी वो अहमक इंसान था जिसने गलत फैसला किया, तो अब बेवकूफ को, अहमक को जौनपुर का काजी कहते हैं। अनाप शनाप यानी बगैर सोचे समझे, बगैर गौर किए, गौर व फिक्र किए फजूल बोलते रहना। अताए जल्ली, अताए जल्ली यानी बाजे, जल्ली का मतलब होता है बाजे। अताए जल्ली यानी दो मिसरों में काफियों की ऐसी तकरार जिसका फौरन पता चल जाए, जैसे दर्दमंद और हाजतमंद। अताए खफी, जो काफिए ज्यादा वाजे ना हो, जैसे दाना और गोया, सिर्फ एंड में अलफ है इसलिए समझ आ रही। अताए जल्ली वाजे काफी है, अताए खफी गैर वाजे काफी है। बतीबे खातर खुशी के साथ या रगबत के साथ। वादाए पैमाई यानी जंगल बेरानी में फिरना। जुज़्वे लाइनफिक यानी वो हिस्सा जिसको हम अलहदा ना कर सके। खस्ता गाम मुबारक कदम को कहते हैं। खस्ता गाम गाड़ियां होती हैं जो तेजी से आती हैं, मुबारक कदम। दस्ते कश यानी अलहदा हो जाने वाला, टूट जाने वाला। मर्गे मफाजात यानी अचानक होने वाली मौत, नागहानी मौत। अपेदिश्क नासे मुबल्लिग बातूनी, इकबाल ने भी अपने शेरों में बड़ा अपेदिशिक है इकबाल इस्तेमाल की है। त्वंगरी मालदारी। हम सगीर यानी हम आवाज। खलफुल रुशद रशीद यानी फरमा बरदार बेटा। इब्नुल वक्त डिप्टी नजीर अहमद का नावल भी है, यानी मौका शनास। अबनाए वतन यानी कौम के बेटे या अहले वतन, इब्न से निकला है इब्नाए। एहसने तकवीम यानी बेहतरीन सूरत, इंसान की शक्ल एहसने तकवीम है। अक्ल पुरा यानी बदमिजाज, मर्दम बेजार। आज्ञा बेताल यानी बेताल कहते हैं भूत प्रेत के रहने की जगह, तो गौले बियाबानी या भूत प्रेत आज्ञा बेताल कहलाता है। अलाम नशरा यानी बिल्कुल मशहूर, जाहिर, खुल्लम खुल्ला। अल नादरो कल मादूम यानी ऐसी चीज जो ना मिले, कामयाब हो, बहुत कम मिले। अलवोल कलोल यानी खेल कूद। जी यहाँ तक मेरे ख्याल में काफी है आपके। इसके बाद ये जो क्या कहते हैं प्रिंटिंग में लिखे हुए, ये जो मैंने हाथ से लिखे हैं, ये आपने क्या कहते हैं पढ़ लें, लेकिन इनका टेस्ट अगली दफा लूंगी। चौकड़ी भूल जाना यानी घबरा जाना। समंदर बुलोना, नहायत तलाशो जुस्तजू करना। शाखे जाफरान यानी मैंने अभी पहले बताया है, हंसना मुस्कुराना। मेडिकल को भी जकाम होना यानी अपनी हद से बढ़कर शेखी मारना। 99 के फेर में पढ़ना यानी रुपया बढ़ाने की फिक्र में पढ़ना। अश्के बुलबुल यानी किसी शय की खफीफ मिकदार। 9, 13, 22 बताना यानी टाल देना, उल्टी बात बताना। जुजरसी करना यानी कंजूसी करना। कोल्लर का फूल खाना यानी अमरे अजीब वाक्या होना। दामे ततरो जर यानी मकरो फ्रेब का जाल। दामन तार होना यानी दामन गीला होना। दामन तार उठका होता है जो गुनाहगार होते हैं, यानी रात को दुआएं करने वाले दामन तार होना। रात भीगना यानी आधी रात हो जाना, उसके बाद कोई अमल करना। सब्ज गाड़ी पाँव मुहैया करना यानी खूब तगोदो करना। असमत बीबी अजबे चादरी यानी असमत बीबी यानी इज्जत वाली
अज़बे चादरी, चादर के बगैर, यानी मजबूरी के तहत नेकी का काम करना, वैसे ना करना। मुस्ताजिबुल दावात पहले भी बताया कि जिसकी दुआएं कबूल हुई। बुलबुल का बच्चा पालना यानी किसी का रोग लगा लेना। हाथी चढ़े कुत्ता काटे, यानी बदकिस्मती में अच्छे काम में भी नुकसान होता है। हाथी के ऊपर आप चढ़े तो कुत्ता नहीं काट सकता, लेकिन अगर आप हाथी के ऊपर चढ़े और कुत्ता काट लिया उसने, तो बदकिस्मती में अच्छे काम में भी नुकसान होता है। हाथी के दांत बिठाना यानी नामुमकिन बात करना, यानी बूढ़े को पढ़ाना। हीरे की कन्नी खाना, हीरे की कन्नी खाएं तो इंसान की मौत हो जाती है, यानी खुदकशी करना। यकताए जमाना यानी बेमिसल लाजवाब। यकसर हजार सौदा यानी शदीद मसरूफियत। ये बस की गांठ है, यानी बहुत शरीर और बुरा आदमी है। हाथ लाल करना, इल्जाम देना, कत्ल करना। मेहताब का खेत करना यानी चांद तलू होना। बुलंदीजी लुकमे चलते हैं, यानी अनोखी बातें करते हैं। वुजू ठंडा होना यानी हिम्मत हारना, नियत बदलना। नाक का बाल नहायत अजीज और मुकर्रम। नाम बाजार तक जाना यानी लोगों में बदनामी, यानी बड़ी जहरदारी है। लेना देना कुछ नहीं। मलाइयाँ खाना यानी दूसरे के माल से मुनाफा हासिल करना। ये मैं एक दफा आपको दिखा रही हूँ कि यहाँ तक आपके अगले टेस्ट में होंगे। इसके बाद ये जो हैं पेपर्स में जो आ चुके हैं पीपीएससी के, तो ये वाले हैं। तो ये पहले वालों में से रिपीटेड भी हैं। आपने इन सारों को पढ़ लेना है, जिसकी समझ ना आए वो आपने मुझसे पूछ लेना है। ये कम से कम एक वीक में मैंने तैयार की हैं, तो ये काफी काम की चीज है। इसमें से कम 2-3 तो लाजमी आपको आएंगे। तो आप लोगों ने जो है जो टाइपिंग में है उनका टेस्ट मुझे देना है। जो अगर टेस्ट ज्यादा है तो आप मुझे बता दें ना। मैम किरण का टाइम हो गया है कि हैंड ओवर करते हैं, या कुछ समझ नहीं आया। अच्छा, जो एमए उर्दू वाले हैं उनसे मैंने एक चीज जानना चाह रही हूँ। नावल आज का था तौबतुन्निसू, अगर आप कहें तो उसकी स्लाइड्स में आपको सेंड कर दूंगी, आप खुद ही उसको रीड आउट कर लीजिएगा। तौबतुन्निसू नसू की कहानी जो डिप्टी नजीर अहमद ने लिखी है, और उसमें एक आदमी है नसू जो बहुत अमीर है, शान शौकत वाला है, और उसके बाद क्या कहते हैं उसको ऐजा होता है और वो देखता है कि ख्वाब में वो मर गया है और क़यामत का मंजर देखता है। उसके बाद वो अपनी औलाद की इस्लाह का ठेका उठाता है। उन्हीं की स्टोरी है तौबतुन्निसू। काफी आसान है, अगर आप कहें तो वो मैं सेंड करूंगी, वगरना नहीं। अब मुझे एमए उर्दू वाले बता दें कि नावल आया खुद से कर लेंगे। अगर नहीं करेंगे तो वो मैं अगले लेक्चर में करवा दूंगी, लेकिन अगर कर लेंगे तो बेहतर हो जाएगा। कि कोई एक बता दे मुझे उर्दू वाला। जब तक मुझे बताएंगे नहीं मुझे पता नहीं चलेगा। दे दे मैम, ठीक कर है, मैं लेंगे। सेंड कर। ठीक है मैम किरण, ओवर टू यू, आप कंटिन्यू कर सकती हैं। ओके मैम, थैंक यू। मेरी वॉइस क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। ओके, अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। आज वालेकुम। का जो हमारा टॉपिक है वो अगर कहा जाए ग्रामर के हवाले से, जो ग्रामर आप लोगों के पीपीएससी के पेपर्स में आएगी, ये जो रिलेट कर सकती है, या 8 जो मार्क्स हैं इंग्लिश सब्जेक्ट के होंगे, वो आज उसका लास्ट टॉपिक है। इंशाल्लाह ये सारी ग्रामर जितनी आपको पढ़ाई है, अगर आप लोग थॉरोली से कर लेते हैं तो आप लोग कंफर्म है कि आप वो 8 नंबर ज़रूर ले सकेंगे। चाहे वो ईएससी का पेपर है, एससी का पेपर है। हाँ, एसएससी जो है वो थोड़ा डिफरेंट हो जाता है, वो एक अलग चीज़ है। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है इम्पोर्टेंट है काफ़ी, समझ लीजिएगा। इसके लिए मैं आपको सबसे पहले स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। स्क्रीन शेयर हो गई है मेरी?
Yes, ma'am. ओके मैम, थैंक यू सो मच। तो जी आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज पंक्चुएशन। जाहिर है हम लोग जब भी कभी इंग्लिश में कुछ राइट करने की कोशिश करते हैं, पैराग्राफ राइटिंग करते हैं, ऐसे राइटिंग करते हैं, स्टोरी राइटिंग होती है हमारी, तो हमें जिस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि बेसिक चीज़ें हैं, मेन पॉइंट्स हैं, इनका भी हमें ख्याल रखना चाहिए, एंड दैट इज पंक्चुएशन। वो है हमारी पंक्चुएशन, हमें उसका ख्याल रखना चाहिए। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो इसी से रिलेटेड है। जी स्टार्ट करते हैं हम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल द क्वेश्चन इज व्हाई टू पंक्चुएट। आखिर हम लोग पंक्चुएट करें क्यों? तो जो पंक्चुएशन मार्क्स हैं आर सिंबल्स दैट इंडिकेट द स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रिटन लैंग्वेज। पंक्चुएशन मार्क्स जो होते हैं वो सिंबल्स होते हैं जो इंडिकेट करवाते हैं स्ट्रक्चर को और ऑर्गेनाइजेशन को किसी भी रिटन लैंग्वेज की, एज वेल एज इंटोनेशन एंड पासेस जो हैं टू बी ऑब्जर्व्ड व्हेन रीडिंग अलाउड। जब हम लोग रीड कर रहे होते हैं अलाउड और हम कहीं पे अगर रुकते हैं, किसी सेंटेंस को खत्म करते हैं, तो जो सामने हमारा सुनने वाला पर्सन मौजूद होता है, जो लिसनर होता है हमारा, उसे हमारी टोन से, उसे हमारे वर्ड्स के ऊपर स्ट्रेस देने से, हमारे स्ट्रेस पैटर्न से, इंटोनेशन से उसे पता चलता है कि हम लोग कहाँ पे रुक रहे हैं, कहाँ पे हम लोग ठहर रहे हैं। तो इस तरीके से उसको समझने में काफी आसानी होती है। इन रिटन इंग्लिश पंक्चुएशन एक वाइटल, ठीक है, डिसएम्बिगुएट है, वाइटल टू डिसएम्बिगुएट है टू द मीनिंग्स ऑफ अ सेंटेंस। अगर हम लोग पंक्चुएशन को यूज नहीं करेंगे तो हम सेंटेंसेस को एम्बिगुएट कर देंगे, उनको मुबहम बना देंगे, गैर वाज़ेह बना देंगे। और इन सेंटेंसेस को डिसएम्बिगुएट करने के लिए हम लोग पंक्चुएशन के यूजेस जो है उसे रीड आउट करते हैं। सो जो करेक्ट पंक्चुएशन है कैन सेव अ पर्सन्स लाइफ। वो तो एक पर्सन की जिंदगी भी बचा सकती है। जैसे कि आप ये नीचे देख रहे हैं, लेट्स ईट ग्रैंडपा, ठीक है। अब अगर मैं इसको जल्दी से बोल दूं विदाउट अ कॉमा, तो यहाँ पे होगा लेट्स ईट ग्रैंडपा, चलो ग्रैंडपा को खा लेते हैं, है ना, ऐसे ही है ना। अब अगर यहाँ पे ईट के बाद कॉमा लग जाए तो हम कहेंगे लेट्स ईट ग्रैंडपा। तो इसका मतलब है दादा जान को बोला जा रहा है आए खाने चलें, ठीक है। तो इसीलिए बोला गया है अ करेक्ट पंक्चुएशन कैन सेव अ पर्सन्स लाइफ। अब है पावर ऑफ पंक्चुएशन। अब देखें इसकी जाहिर है अहमियत है, इसी वजह से तो इसे रीड आउट करते हैं हम। एन इंग्लिश प्रोफेसर आस्क्ड द स्टूडेंट्स टू पंक्चुएट द फॉलोइंग। उन्होंने एक सेंटेंस बोला, अ वुमेन विदाउट हर मैन इज नथिंग, ठीक है, और उसे बोला कि इसे पंक्चुएट करें। तो जो जितने भी मेल थे क्लासरूम के अंदर उन्होंने लिखा अ वुमेन विदाउट हर मैन, मैन के बाद डाल दिया कॉमा, ठीक है। अ वुमेन विदाउट हर मैन इज नथिंग, यानी एक औरत मर्द के बगैर कुछ भी नहीं है। लेकिन जितनी भी फीमेल्स थी उस क्लासरूम के अंदर उन्होंने लिखा आ वुमेन, बाद में लगाया कॉलन, कॉलन का मतलब है आगे इसकी जो तफसील है वो चल रही है, विदाउट हर, आ वुमेन एक औरत, विदाउट हर उस औरत के बगैर, मैन इज नथिंग, मैन कुछ नहीं है, मर्द कुछ नहीं है। सो दैट इज द पावर ऑफ पंक्चुएशन, जो आप जस्ट एक कॉमा को लिखने से, कॉमा को राइट डाउन करने से किसी भी जगह पे आप पूरे के पूरे सेंटेंस का मीनिंग चेंज कर सकते हैं। अब पंक्चुएशन मार्क्स हैं, जाहिर है हमारे पास काफी सारे, तो हम इनको वर्ड टू वर्ड करने की कोशिश करेंगे। फुल स्टॉप है हमारा, इलिप्सिस आ गया, कॉमा, कॉलन, सेमीकोलन, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क, कोटेशन मार्क, पैरेंथेसिस, अपोस्ट्रोफी, हाइफन एंड डैश वगैरह, ठीक है। फुल स्टॉप, सबसे पहले बात करते हैं फुल स्टॉप की। तो हम फुल स्टॉप को यूज करते हैं, यूज अ फुल स्टॉप एट द एंड ऑफ अ कंप्लीट सेंटेंस दैट इज अ स्टेटमेंट। स्टेटमेंट होगी तो उसके आखिर में हम लोग क्या यूज करेंगे, फुल स्टॉप यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल, आई नो दैट यू वुड नेवर ब्रेक माय ट्रस्ट इंटेंशनली। यहाँ पे जो एक हमारा सेंटेंस है वो एंड हो गया है, दैट्स व्हाई हम लोग क्या लगाएंगे, फुल स्टॉप लगाएंगे। सेकंड इसका यूज है, इफ द लास्ट वर्ड इन द सेंटेंस एंड्स इन अ फुल स्टॉप, डू नॉट यूज अनदर फुल स्टॉप आफ्टर इट। मतलब आपने क्या करना है कि आई नो दैट एम डी, आई नो दैट एम डी, शी इज माई सिस्टर इन लॉ, प्लीज शॉप कुक etc, आई विल डू दैट।
यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं जी, जो सेंटेंस है हमारे पास उसमें अगर एक सेंटेंस एंड हो रहा है, उसका लास्ट वर्ड एंड हो रहा है, तो आपको डबल फुल स्टॉप लगाने की जरूरत नहीं है, आप सिंगल फुल स्टॉप ही लगा सकते हैं, ठीक है। एलिप्सिस की अगर बात की जाए, ये डॉट्स होते हैं, 3 डॉट्स, ठीक है। कुछ लोग 5-5 लगा देते हैं, 6-6 लगा देते हैं, 7-7 लगा देते हैं, तो ऐसा कोई सीन नहीं होता, ये 3 डॉट्स ही होते हैं। The 3 dot method is used for ellipsis marks, ठीक है। Use no more than 3 marks, 3 मार्क्स से ज्यादा आप लोग यूज ना करें। Whether the omission जो है occur in the middle of a sentence or between sentence। अब देखें, बाज़ औक़ात ऐसा होता है, एक कोटेशन हमने याद की हुई होती है और दरमियान से कुछ उसका हिस्सा जो होता है वो दिमाग से ना ओमिट हो जाता है। तो उसको राइट करने का, क्योंकि उसका स्टार्ट और एंड तो हमें पता है, तो उसको राइट करने का ये तरीका होता है कि स्टार्ट से एक सेंटेंस आप स्टार्ट करें और उसके बाद आप मिड में जहाँ पे आप भूल चुके हैं वहां पे आप इलिप्सिस लगाएं और उसका जो एंड है वो आप जो आपको याद है वो आप लिख दें, तो वो जो कोटेशन है वो राइट ठीक हो जाएगी, ठीक है, आपकी करेक्ट होगी। यह जैसे यहाँ देखें, ओरिजिनल सेंटेंस है, द रेगुलेशन स्टेट्स जो हैं ऑल एजेंसीज मस्ट डॉक्यूमेंट ओवर टाइम और रिस्क लूजिंग फेडरल फंड्स। अच्छा जी, रिस्क लूजिंग फेडरल फंड्स, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोगों को ये दरमियान से भूल गया है तो हम लोग रीराइट इसको कैसे करेंगे, द रेगुलेशन स्टेट्स ऑल एजेंसीज मस्ट डॉक्यूमेंट ओवर टाइम, और उसके बाद हम लोग क्या लगा देंगे, एलिप्सिस लगा देंगे, ठीक है। ये बहुत इजी वे है। उसके बाद बात होती है कॉमा की। कॉमा के काफी सारे यूजेस हैं। कॉमा जो होता है वो अवॉइड करता है कंफ्यूजन को, यूज करते हैं हम कॉमा को सेपरेट करने के लिए वर्ड्स को, वर्ड ग्रुप्स को विद अ सीरीज ऑफ 3 और मोर, मतलब 3 या 3 से ज्यादा जो वर्ड्स हों उनके ग्रुप को हम लोग अलहदा करने के लिए भी कॉमा को इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि माई प्रॉपर्टी इज टू बी स्प्लिट अमंग माई हस्बैंड, डॉटर, सन एंड नेफ्यू, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा जी, हस्बैंड के बाद कॉमा, डॉटर के बाद कॉमा, सन जो है उसके बाद, सन के बाद हम कॉमा अगर नहीं भी लगाएंगे तो भी ठीक है, क्योंकि सन के बाद एंड आ रहा है, ठीक है। सेकंड इसका यूज है, यूज करेंगे एक कॉमा को हम लोग सेपरेट करने के लिए दो एडजेक्टिव्स को, व्हेन द वर्ड एंड जो है कैन बी इंसर्टेड बिटवीन देम, जैसे कि ही इज अ स्ट्रॉन्ग, ठीक है। और जो एंड है अगर वहां पे इंसर्ट नहीं हुआ हुआ तो हम क्या करेंगे, ही इज अ स्ट्रॉन्ग देन कॉमा हेल्दी मैन, ठीक है। दो एडजेक्टिव्स को सेपरेट करने के लिए, स्ट्रॉन्ग भी एडजेक्टिव है, हेल्दी भी एडजेक्टिव है। हम यूज करेंगे कॉमा को बिफोर सराउंडिंग द नेम और टाइटल ऑफ अ पर्सन डायरेक्टली एड्रेस्ड, उस पर्सन को जिसको डायरेक्टली एड्रेस किया गया हो, ठीक है, उसको क्या करने के लिए जी, हम लोग नेम या टाइटल देने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, विल यू आयशा, ठीक है, विल यू कॉमा आयशा डू दैट असाइनमेंट फॉर मी, ठीक है। उसके बाद चौथा इसका यूज है, यूज अ कॉमा टू सेपरेट द डे ऑफ मंथ फ्रॉम द ईयर एंड आफ्टर द ईयर, मतलब ईयर से अलग करने के लिए और दूसरे ईयर से भी अलग करने के लिए हम लोग कॉमा को यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, शी टॉक टू हर हस्बैंड ऑन दिसंबर 5, ठीक है, देखें 5 के बाद कॉमा है, 2013, उसके बाद कॉमा है, इन मिल वैली, उसके बाद कॉमा है, कैलिफोर्निया के बाद फुल स्टॉप है, ठीक है। इसके बाद कहते हैं कॉमा को यूज करें सेट ऑफ करने के लिए एक्सप्रेशंस को दैट इंटरप्रेट द फ्लो ऑफ द सेंटेंस, जो सेंटेंस के फ्लो को रुकावट डाल रहे हैं उसमें, उसको इंटरप्रेट कर रहे हो, तो हमने क्या करना है, कॉमा को यूज करना है। जैसे आई एम कॉमा एज यू हैव प्रोबेबली नोटिस, यहाँ पे अपनी बात पे क्या दिया उन्होंने, स्ट्रेस दिया है, एज यू हैव प्रोबेबली नोटिस देन कॉमा वेरी नर्वस अबाउट दिस। अगर ये एज यू हैव प्रोबेबली नोटिस हम ना भी लगाएं तो भी ठीक है। जैसे क्या आ जाएगा, आई एम वेरी नर्वस अबाउट दिस, इसको थोड़ा सा हमने डिटेल में डालने के लिए यहाँ पे कॉमा यूज किया है। इसका सिक्स्थ यूज है, इफ समथिंग और समवन इज सफिशिएंटली आइडेंटिफाइड, ठीक है, द डिस्क्रिप्शन जो है फॉलोइंग इट इज कंसीडर्ड नॉन एसेंशियल एंड शुड बी सराउंडेड बाय कॉमा, मतलब हमें डिटेल की जरूरत ना हो, बिल्कुल भी किसी भी डिटेल की जरूरत ना हो तो भी हम लोग कॉमा लगा के डिटेल को ओमिट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, फ्रेडी कॉमा हु हैज अ लिम्प, जिसके पास एक लिम्प था, was the only person available with required qualification, ठीक है।
मतलब जो थोड़ा सा एक मासूर पर्सन हो वो ही उस जॉब के लिए फुली रिक्वायर्ड था, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, फ्रेडी के बाद भी कॉमा लगाएंगे और हु हैज अ लिम्प उसके बाद भी हम लोग कॉमा लगा देंगे। और अगर हम चाहें तो फ्रेडी जो है वाज द ओनली पर्सन अवेलेबल विद रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन, हम ये भी कर सकते हैं। कॉमा का 7th यूज है व्हेन स्टार्टिंग अ सेंटेंस विद अ वीक क्लॉज। अब देखिए वीक क्लॉज के साथ, वीक क्लॉज को हम डिपेंडेंट क्लॉज भी बोलते हैं, ठीक है। वीक क्लॉज के साथ अगर एक सेंटेंस जो है उसको हम स्टार्ट कर रहे हैं, कॉमा को यूज करें उसके बाद, ठीक है। कैसे, इफ यू आर नॉट श्योर अबाउट दिस लेट मी नो नाउ, मतलब तुम इस चीज के बारे में श्योर नहीं हो तो मुझे बताओ इसके बारे में। 8वां इसका यूज है यूज अ कॉमा टू सेपरेट टू स्ट्रॉन्ग क्लॉजेस जॉइंड बाय अ कंजंक्शन एंड। अगर दो स्ट्रॉन्ग क्लॉजेस जिन्हें हम लोग इंडिपेंडेंट क्लॉजेस भी बोलते हैं, उनके साथ एंड लगा हो और बट फॉर नॉर लगे हो तो हम उनको भी सेपरेट करने के लिए, या फिर एंड बट और फॉर नॉर को हम लोग ओमिट करने के लिए भी कॉमा लगा सकते हैं। जैसे आई हैव पेंटेड द एंटायर हाउस बट ही इज स्टिल वर्किंग ऑन सेंडिंग द डोर्स, ठीक है। इसका 9th यूज है यूज द कॉमा टू सेपरेट टू सेंटेंसेस इफ इट हेल्प्स टू अवॉइड कंफ्यूजन। अगर कंफ्यूजन को अवॉइड करना हो, जैसे कि यहाँ पर है आई चूज द कलर रेड एंड ग्रीन एंड ब्लू। आई चूज द कलर रेड एंड ग्रीन एंड ब्लू वाज हिज फर्स्ट चॉइस, मतलब रेड एंड ग्रीन उसने चूज किया एंड ब्लू वाज हिज फर्स्ट चॉइस, ब्लू उसकी फर्स्ट चॉइस था। इसका 10th यूज है कॉमा को यूज करें इंट्रोड्यूस करवाने के लिए डायरेक्ट कोटेशंस को शॉर्टर देन 3 लाइंस, जो 3 लाइन से ज्यादा मतलब शॉर्टर हो। फॉर एग्जांपल ही एक्चुअली सेड आई डोंट केयर, ठीक है, 3 लाइन से कम है इसलिए यहाँ पे हम कॉमा यूज कर रहे हैं। कॉमा को यूज करें सेपरेट करने के लिए एक स्टेटमेंट को क्वेश्चन से। आई कैन गो, कांट आई, ये आपने देखा होगा, ये टैग क्वेश्चन है जिसका जो आंसर है वो हम यस और नो में ही दे सकते हैं। अच्छा, यूज करें कॉमा को सेपरेट करने के लिए कंट्रास्टिंग पार्ट्स को सेंटेंस के, मतलब जो तजाद दे रहे हो पार्ट्स उनको सेपरेट करने के लिए भी हम कॉमा यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल दैट इज माय मनी नॉट योर्स, ठीक है। कॉमा का 13th यूज है यूज करें कॉमा को व्हेन बिगिनिंग सेंटेंस जो है इंट्रोडक्टरी वर्ड के साथ, जैसे कि वेल आ जाए, नाउ आ जाए, यस आ जाए, तो जरा हम लोग उसके बाद में क्या लगा देते हैं, कॉमा लगा देते हैं। यस आई डू नीड दैट रिपोर्ट। एंड इसका 14th यूज है यूज करें कॉमा को जो सराउंडेड बाय वर्ड सच एज देयरफॉर लगाओ, हाउएवर लगाओ, तो हम लोग यहाँ पे भी क्या लगाते हैं, कॉमा लगाते हैं। दीज आर एक्सेप्शंस। फॉर एग्जांपल आई वुड देयरफॉर लाइक अ रिस्पॉन्स। अब बात की जाती है कॉलन की। कॉलन को यूज किया जाता है इंट्रोड्यूस करवाने के लिए बहुत सारे लिस्ट ऑफ आइटम्स। अगर हमारे पास लिस्ट ऑफ आइटम्स है उसको इंट्रोड्यूस करवाने के लिए हम लोग कॉलन को यूज करते हैं। ये क्या होता है जी, जहाँ पे इंट्रोडक्टरी वर्ड्स होते हैं सच एज यहाँ पे नेमली, फॉर एग्जांपल एंड दैट इज, ठीक है, तो वहां पे कॉलन अपेयर नहीं होता। अदरवाइज बाकी सारे लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स जो है, लिस्ट ऑफ डिफरेंट आइटम्स जो है उसके लिए हम कॉलन यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल आई वांट द आइटम नेमली बटर, शुगर एंड फ्लोर। एक कॉलन जो है शुड नॉट प्रीसीड अ लिस्ट अनलेस इट फॉलोज अ कंप्लीट सेंटेंस। तब तक ये एक लिस्ट को प्रोसीड नहीं करता जब तक एक कंप्लीट सेंटेंस को फॉलो ना करे। फॉर एग्जांपल आई वांट एन असिस्टेंट हु कैन, ये यहाँ पे क्या होगा जी, पहला इसका पॉइंट क्या है, इनपुट डाटा, राइट रिपोर्ट्स, और थर्ड क्या है जी, कंप्लीट टेक्स्ट फॉर्म, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग जो है जब तक इसकी कंप्लीट लिस्ट नहीं होगी एक सेंटेंस की तो हम लोग कॉलन यूज नहीं करेंगे। कॉलन कैसे यूज करेंगे, आई वॉन्ट एन असिस्टेंट हु कैन डू द फॉलोइंग, ठीक है, हु कैन डू द फॉलोइंग पूरा करके फॉलोइंग के बाद हम कॉलन लगाएंगे। कॉलन का मतलब होता है 2 डॉट्स ऊपर और नीचे। तो यहाँ पे क्या होगा, फिर हम पॉइंट बना देंगे ए बी एंड सी, ओके। अच्छा जी, कॉलन को यूज किया जाता है वेयर द सेकंड क्लॉज एक्सप्लेन्स द फर्स्ट क्लॉज। जब सेकंड क्लॉज फर्स्ट क्लॉज को एक्सप्लेन कर रही हो, कोई भी कंजंक्शन ना लगा हुआ हो उसके साथ, ठीक है, और ओनली जो सेंटेंस है वो कॉलन को फॉलो कर रहा हो। फॉर एग्जांपल आई एंजॉय रीडिंग, फर्स्ट क्लॉज जो है ना उसको आगे थोड़ा फर्दर एक्सप्लेन किया जाएगा। नॉवेल्स बाय कोर्ट आर माय फेवरेट, ठीक है। यूज करते हैं हम कॉलन को इंट्रोड्यूस करवाने के लिए एक डायरेक्ट कोटेशन को। जब डायरेक्ट कोटेशन हो हमारी कोई तो भी हम लोग उसको थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करवाते हैं, लाइक इन द फर्स्ट चैप्टर ऑफ दिस बुक, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कॉलन लगा देते हैं और नीचे कोटेशन लिख देते हैं, जैसे द ऑथर रोट इन द फर्स्ट चैप्टर। फर्स्ट चैप्टर के बाद हम कॉलन लगा देंगे और फिर यहाँ पे बता देंगे जॉर्जिया वेंट बैक टू हर रूम एंड स्टार्टेड एट द इंट्रिकेट पैटर्न्स, ठीक है। ये सारी की सारी हम कोटेशन राइट कर देते हैं। फिर अभी बात हो रही थी कॉलन की, अब बात हो रही है सेमी कॉलन की, ठीक है, जिसमें ऊपर जो है एक होता है डॉट, जिस डॉट को हम फुल स्टॉप भी कहते हैं, और नीचे होता है एक कॉमा।
यानी ये फुल स्टॉप से कम और कॉमा से कुछ ज्यादा होती है, ठीक है। सेमीकोलन जो है उसको यूज करते हैं हम इन अ प्लेस ऑफ फुल स्टॉप की जगह पे, जब हमने दो सेंटेंसेस जो है ना उनको कंजंक्शन जो है उसके बगैर ज्वाइन करवाना हो। फॉर एग्जाम्पल, कॉल मी टुमारो, कॉलन लगाया, सॉरी सेमीकोलन लगाया, आई विल गिव यू माई आंसर देन, मैं आपको तब जवाब दूंगा। उसके बाद है जी यूज द सेमीकोलन टू सेपरेट यूनिट्स ऑफ सीरीज, अगर यूनिट्स हो सीरीज की तो, और इसके अलावा नेम्स हो डिफरेंट जगहों के, तो उनको भी सेपरेट करने के लिए हम लोग सेमीकोलन इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे दिस कॉन्फ्रेंस हैज पीपल हु हैव कम फ्रॉम, कहाँ कहाँ से आए हैं, लाहौर, ठीक है। पाकिस्तान, पाकिस्तान के बाद लाहौर पाकिस्तान, देखें लाहौर के बाद कॉमा है और पाकिस्तान के बाद सेमीकोलन है, क्योंकि यहाँ पे रुकना भी है। बॉम्बे इंडिया एंड जद्दा, जद्दा कहाँ पे है, सऊदी अरेबिया, ठीक है। कोटेशन सॉरी क्वेश्चन मार्क्स, तो एक क्वेश्चन मार्क यूज होता है डायरेक्ट क्वेश्चन में, फॉर एग्जांपल विल यू गो विद मी, इसके बाद हम लोग हमेशा क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, जो कि हमारा यहाँ पे दिखाया गया है। यूज करते हैं हम एक क्वेश्चन मार्क को जब एक सेंटेंस जो होता है हाफ स्टेटमेंट और हाफ क्वेश्चन हो, जिसे हम टैग क्वेश्चन भी बोलते हैं। यू डू केयर, डोंट यू। एक्सक्लेमेशन मार्क जो है ये उल्टा आई बी से बोला जाता है, ठीक है। हम यूज करते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क को शो करने के लिए, एम्फोसिस दिलवाने के लिए किसी चीज पे, सरप्राइज करने के लिए किसी चीज को। इसको यूज नहीं करते हम बिजनेस लेटर्स में, ठीक है। फॉर्मल बिजनेस लेटर्स में यूज नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, आई एम ट्रूली शॉक्ड बाय योर बिहेवियर, ठीक है, दैट इज अ एक्सक्लेमेशन मार्क। कोटेशन मार्क्स, दो सीधे कॉमास, दो उल्टे कॉमास, ठीक है। अब यहाँ पे फुल स्टॉप और कॉमास जो होते हैं ये कंबाइन होते हैं कोटेशन मार्क्स के अंदर ही। फॉर एग्जांपल, शी सेड यू नीड टू हरी अप, तो इसमें यू नीड टू हरी अप जो है उसमें यू से पहले भी कोटेशन मार्क साइन दिया गया है सिंगल, और उसके बाद हरी अप के बाद भी दिया गया है। द प्लेसमेंट ऑफ कोटेशन क्वेश्चन मार्क जो होता है विद कोटेशंस, वो भी एक लॉजिक के साथ ही हम प्लेस करते हैं। अगर एक क्वेश्चन जो है कोटेशन मार्क्स के अंदर आ गया है तो क्वेश्चन मार्क जो है शुड बी प्लेस्ड इनसाइड द कोटेशन मार्क। तो बात याद रखनी है आपने, पहले क्वेश्चन मार्क लगाना है, बाद में उस कोटेशन मार्क को लगा के उस सेंटेंस को क्लोज करना है आपने। जैसे शी आस्क्ड विल यू स्टिल बी माई फ्रेंड, फ्रेंड के बाद पहले लगा हुआ है क्वेश्चन मार्क और बाद में कोटेशन मार्क लगे हुए हैं, ठीक है। उसके बाद है व्हेन यू हैव अ क्वेश्चन आउटसाइड कोटेड मटेरियल, ठीक है, एंड इनसाइड कोटेड मटेरियल, मतलब अगर आपके पास आउटसाइड भी और इनसाइड भी हो तो यहाँ पे हम सिर्फ एक क्वेश्चन मार्क यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल, डिड शी से मे आई गो, डिड शी से भी क्वेश्चन है, मे आई गो भी क्वेश्चन है, लेकिन हमने एक क्वेश्चन मार्क यूज किया है। अच्छा जी, सिंगल कोटेशन मार्क भी हम यूज करते हैं विद इन द कोटेशंस, कोटेशंस के अंदर ही सिंगल कोटेशन मार्क यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल, ही सेड डैनियल सेड, he said Daniel said सॉरी दानियाल है, he said दानियाल said, दानियाल से पहले कोटेशन मार्क्स हैं, फिर सिंगल कोटेशन मार्क जो है वो है डू नॉट ट्रीट मी दैट वे, फिर उसके बाद हम लोगों ने इनको डबल को बंद किया हुआ है। अच्छा जी, डायरेक्ट कोटेशंस के लिए भी हम यूज कर सकते हैं, ये तो सिंपल है। कोटेशन मार्क को यूज करें डायरेक्ट कोटेशंस के लिए भी, जैसे व्हेन विल यू बी हियर, ही आस्क्ड, उसने जवाब दिया, ठीक है। इसके अलावा कोटेशन मार्क जो है वो क्वेश्चन कोटेशन मटेरियल के तौर पे भी यूज होते हैं जब हमने किसी चीज की लेंथ बढ़ानी हो। अब बात आती है पैरेंथेसिस की। पैरेंथेसिस होते हैं ब्रैकेट्स हमारे, जैसे हम रियाजी के अंदर पढ़ते थे, पहले होता था एक स्मॉलर ब्रैकेट, फिर उसके बाद होता था हमारा वो जो मिड के अंदर ब्रैकेट होता है जिसे हम करली ब्रैकेट बोलते थे, उसके बाद हमारा बॉक्स ब्रैकेट होता था, वही हमारी पैरेंथेसिस है। तो ये जो पैरेंथेसिस हैं ये इनक्लोज करने के लिए वर्ड्स को या फिगर्स को इनक्लोज करने के लिए ये इस्तेमाल होती हैं। फॉर एग्जांपल, आई एक्सपेक्ट $500, और बाद में हम ना डॉलर का साइन बना के और 500 जो है उसको हम लोग ब्रैकेट में बंद कर देते हैं, और ब्रैकेट होता है हमारा स्मॉल ब्रैकेट, ठीक है। फुल पैरेंथेसिस भी हम लोग यूज कर सकते हैं किसी भी मतलब वर्क के अंदर, लेटर वगैरह के अंदर उनको शो आउट करवाने के लिए। फॉर एग्जांपल, वी नीड एन इमरजेंसी फिजिशियन हु कैन, फर्स्ट को हमने क्या किया हुआ है जी, ब्रैकेट में बंद किया हुआ है, थिंक क्विकली। सेकंड है ट्रीट पेशेंट रिस्पेक्टफुली, एंड थर्ड वाला जो है वो कहता है हैंडल कंप्लेंट्स फ्रॉम द पब्लिक। नाउ इट इज अपोस्ट्रोफी। अपोस्ट्रोफी मतलब जो होती है हमारी, यहाँ पे दिखाया गया है, इसका एक साइन भी दिखाया गया है। यूज द अपोस्ट्रोफी विद कॉन्ट्राडिक्शंस, कॉन्ट्राडिक्शंस के साथ इस्तेमाल होती है। कॉन्ट्राडिक्शंस हमारी क्या होती हैं, जैसे आई एम, उसको हमने सिंपल फॉर्म में बना दिया आई एम, ठीक है। यहाँ पे है हमारा विल यू, ठीक है, तो हमने विल यू जो है उसको हमने क्या कर दिया है जी, कोटेशन मार्क्स बना दिए हैं उसके भी, और उसको अपोस्ट्रोफी में रिलेट करवा दिया है। फॉर एग्जाम्पल, don't, doesn't, isn't, you are right, she is right,
या शी इज अ ग्रेट टीचर, लाइक दैट। यूज करते हैं हम अपोस्ट्रोफी को पोजेशन को शो करवाने के लिए भी, अपनी मलकियत को शो करवाने के लिए भी शो करते हैं। फॉर एग्जांपल वन बॉयज हैट, तो ये जो बॉय जो है उसके बाद एक जिसे हम कहते हैं कोमा टाइप कुछ चीज बनी हुई है और उसके बाद एस लिखा हुआ है, दैट इज अपोस्ट्रोफी, बॉयज हैट या वन चाइल्ड्स हैट, ठीक है। उसके बाद हम अपोस्ट्रोफी को यूज करते हैं जब नाउन जो है शुड फॉलो इज इम्प्लाइड, यहाँ पे वेयर द नाउन दैट शुड फॉलो, जिसे फॉलो किया जाए, नाउन को फॉलो किया जाए, इज इम्प्लाइड वहां पे हो, मौजूद हो। जो दिस वाज हिज फादर्स नॉट हिज जैकेट, वो उसके बाप की है, उसकी जैकेट नहीं है। इसके अलावा प्लूरल पोजेशन यानी डबल पोजेशन, प्लूरल पोजेशन के लिए भी शो होती है, टू बॉयज हैट, ठीक है, टू वुमेन्स हैट। विद अ सिंगुलर कंपाउंड नाउन, कंपाउंड नाउन के साथ भी इस्तेमाल, जैसे माय मदर इन लॉज हैट, ओके। इसके अलावा अगर कंपाउंड नाउन प्लूरल हो तो भी हो सकती है, जैसे माय टू ब्रदर इन लॉज हैट, ठीक है। इसके अलावा अपोस्ट्रोफी को हम यूज करते हैं सेकंड नेम के साथ भी, जैसे कि साराज एंड आमनाज जॉब कॉन्ट्रैक्ट्स विल बी रिन्यूड नेक्स्ट ईयर, ठीक है। इसके अलावा एक पोजेसिव प्रोनाउन जो है उसके साथ भी अपोस्ट्रोफी यूज होते हैं, जैसे हिज हर इट्स देयर्स, लाइक दैट। जैसे यहाँ पे है दिस बुक इज हर्स नॉट योर्स, ठीक है। हाइफन, ये किसका माइक ऑन है? आप प्लीज चेक कर लें किसका माइक ऑन है और उसे बंद कर दें प्लीज, डिस्टर्बेंस हो रही है। अच्छा जी, हम लोग बात कर रहे थे हाइफन की। अगर हम लोग दो वर्ड्स को सेपरेट करना चाहते हैं, मतलब हम लोग राइट डाउन करते जा रहे हैं और हमने दो वर्ड्स को लास्ट में सेपरेट करना है क्योंकि हमारी स्पेस जो है वो कम रह गई है, तो हम लोग उसके लिए यूज करते हैं हाइफन। हम कंपाउंड नाउन्स को, वर्ड्स को, इन चीजों को एक दूसरे से अलहदा करने के लिए हम लोग हाइफन यूज करते हैं। जैसे कि ये यहाँ पे है आई ओपनर, आई के बाद एक छोटी सी डैश लगी हुई है, ओपनर, ठीक है। हाइफन जो है वो कंपाउंड नंबर ऑफ वर्ड्स के साथ भी यूज होता है। फॉर एग्जांपल 21 और 99, इन सारे वर्ड्स के साथ भी इस्तेमाल होता है। जैसे द टीचर हैड 32 चिल्ड्रन इन हर क्लासरूम। अच्छा जी, हाइफनेट करते हैं हम स्पेल आउट फ्रैक्शंस को भी, जैसे कि यू नीड 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, इस तरीके से, ठीक है। एडवर्ब जो है ly लग जाता है किसी चीज के साथ, ठीक है, तो वो कंपाउंड वर्ड्स बन जाते हैं। इसके अलावा जब कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड आता है किसी नाउन के साथ, तो उसे भी हम हाइफनेट करते हैं, जैसे कि द वेल नोन एक्ट्रेस, ठीक है, एक्सेप्टेड हर अवार्ड। हाइफनेट करते हैं हम लोग वर्ड्स की बिगनिंग को भी, जैसे कि सेल्फ जो है सेल्फिश, ठीक है, ये हमारे आ जाते हैं जी उसके अंदर प्रीफिक्सेस सफिक्सेस के अंदर, ठीक है, प्रीफिक्स सफिक्स और एक था इनफिक्स आई थिंक। यहाँ पे हो गया सेल्फ अजर्ड, ठीक है, सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ एड्रेस्ड। हाइफन को यूज करते हैं प्रीफिक्सेस, यही आ गया, पहले सफिक्सेस है फिर प्रीफिक्सेस है, उनके साथ इस्तेमाल करते हैं हम लोग। इसके अलावा हम लोग किसी चीज को ओमिट करने के लिए, खास तौर पे एंड को ओमिट करने के लिए भी हम हाइफन यूज कर लेते हैं, जैसे कि विल शी रिकवर फ्रॉम हर इलनेस, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, इसको हम लोग दोबारा से रीराइट करेंगे, आई हैव री रिकवर्ड द सोफा ट्वाइस। यहाँ पे री रिकवर्ड जो आ गया ना, उसमें हम लोगों ने क्या यूज किया, हाइफन यूज किया। नाउ इट्स ऑल अबाउट पंक्चुएशन। अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं मुझसे। वन सेकेंड में चेक कर लूं। ओके, आई थिंक कोई क्वेश्चन नहीं है आपका। तो कल के लिए जो है आप लोगों का पंक्चुएशन का टेस्ट होगा, और पंक्चुएशन जो है उसके साथ ही, जस्ट अ सेकेंड, यस, आई होप आप लोगों को इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस जो हैं उनकी समझ आ गई होगी। मैंने दिए थे 1 से 50 तक, और कल का जो टेस्ट होगा वो होगा फ्रॉम 51। दैट इज the old father brought home the morals of unity by asking each of his son to break the bundle of sticks, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया है जी, ब्रॉट होम वो लेके आया घर में, मतलब उसने क्या किया है जी, फुल सजेस्टिव टर्म जो है यूज की है। ये हमारे होंगे 100 तक। He did me a good turn by recommending me
बाय रिकमेंडिंग मी फॉर द पोस्ट ऑफ वाइस प्रिंसिपल। ठीक है, ये 100 तक होंगे और इसकी कीज देख लें आप, लास्ट में दी गई हैं। ओके, इसकी कीज लास्ट में दी गई हैं। आपका कल का टेस्ट होगा पंक्चुएशन एंड 51 से लेके 100 तक आपके इडियोमेटिक एक्सप्रेशन। आज आप लोगों को एक बुक शेयर कर दी जाएगी, बल्कि आपको आई थिंक मैम नगीना ने कारवान की एक बुक जो है वो शेयर की होगी, उसमें इंग्लिश पोर्शन भी मौजूद है। ठीक है, और इंग्लिश पोर्शन में बिल्कुल उसी तरतीब से चला जा रहा है जिस तरतीब से मैंने आप लोगों को ग्रामर करवाई है। तो उस बुक की जो एमसीक्यूज हैं वो भी आपने अच्छे तरीके से रीड आउट भी करनी है। मैं टेस्ट के लिए नहीं बोल रही, मैं आप लोगों के फायदे के लिए यहाँ पे कह रही हूँ कि आप लोगों ने उनको भी रीड आउट करना है, इससे आप लोगों को ज्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, अगर अब आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कर सकते हैं, इसके बाद मैं अपने सेकेंड टॉपिक पे चलती हूँ। वरना और जो सेकेंड टॉपिक है दैट इज ओनली फॉर एसएससी इंग्लिश कैंडिडेट्स, नॉट फॉर ऑल। और आज का जो रिजल्ट है अभी तक मैंने चेक नहीं किया कितने रिस्पॉन्सेज हैं, तो मेरे चेक करने से पहले पहले आप लोग जो है अपना टेस्ट दे लें, अदरवाइज सर को भी रिपोर्ट कर दी है मैंने रिजल्ट की। ठीक है, ओके जी, हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट जो टॉपिक है। और जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, क्योंकि आप सब लोग जानते हैं एसएससी इंग्लिश से रिलेटेड लोग कि मैं करवा चुकी हूँ सारी एजेस अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी पोस्ट मॉडर्न एज रहती है और वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, दैट्स व्हाई मैंने उसे स्किप की है। अब हम लोग जो करेंगे वो है हमारी लिटरेरी डिवाइसेस, जिसे हम प्रोसोडी भी बोलते हैं। काफी इंपॉर्टेंट लेक्चर है आप लोगों के लिए, जरा ध्यान से सुनिएगा क्योंकि एग्जांपल्स आप लोगों को नहीं मिलेंगी। एक सेकेंड जस्ट। ओके, लिटरेरी टर्म्स, इनमें से मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो लिटरेरी टर्म्स हैं उनकी मैंने आई थिंक आज जो है हमारी, क्योंकि लिटरेरी टर्म्स काफी ज्यादा हैं, इन्हें मैं 2 लेक्चर्स में डिवाइड करूंगी। आज मैंने 15 लिटरेरी टर्म्स जो हैं उनका एक लेक्चर जो है ब्रीफ तैयार किया है। और कल जो है, सॉरी नेक्स्ट जो है, हम लोग अपना नेक्स्ट टर्म्स का जो लेक्चर है वो तैयार करेंगे और फिर उसे आप लोगों से डिस्कस करेंगे। आई थिंक स्लाइड भी शेयर हो रही होगी और आप लोगों को नजर आ रहा होगा। तो जी आज हम लोग लिटरेरी टर्म्स की बात करते हैं। आप लोग अपने पास एक पेन और रजिस्टर रख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि इस पीडीएफ के अंदर एग्जांपल्स नहीं लिखी हुई, एग्जांपल्स सारी मैंने यहाँ पे राइट डाउन की हुई हैं और आप लोगों ने उन्हें खुद से राइट करना है। ठीक है, तो हम लोग वर्ड टू वर्ड चलेंगे। यहाँ पे ना काफी सारी जो है मतलब एक्स्ट्रा भी मौजूद है। ठीक है, हम लोगों ने जो करनी है वो इसके अंदर से चंद एक करनी है, इसीलिए आप लोगों को सबसे पहले ये देने का जस्ट एक ये है कि आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग हो जाए, समझ आ जाए चीजों की। ठीक है, हम लोग करेंगे जो वो स्टार्ट करेंगे हम सिमिली से। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट सिमिली। ओके, अब सिमिली की यहाँ पे डेफिनेशन है, अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच टू सीमिंगली अनलाइक थिंग्स आर कंपेयर्ड, जिसमें दो अनलाइक थिंग्स को कंपेयर किया जाता है। जो कंपैरिजन है इज मेड एक्सप्लिसिट बाय द यूज ऑफ अ वर्ड और फ्रेज सच एज, like, as, then, similar to, resembles और seems as in। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कहा गया है जी, सिमिली एक ऐसी चीज होती है जिसे हम तशबीह भी बोलते हैं। तशबीह एक ऐसी चीज होती है जिसमें हम किसी चीज की कोई क्वालिटी दूसरी चीज को दे देते हैं और वर्ड यूज करते हैं एज एंड लाइक उसके दरमियान में। इसकी एग्जांपल है, शी इज एज ब्यूटीफुल एज एन एंजल। शी इज एज ब्यूटीफुल एज एन एंजल। तो यहाँ पे हम लोगों को क्या पता चला कि जो लड़की है उसको क्वालिटी दी जा रही है एक एंजल की, और एंजल की कौन सी क्वालिटी दी जा रही है, ब्यूटी। ठीक है, सो दैट इज सिमिली। सिमिली क्या होती है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं डिफरेंट थिंग्स का और उसमें एक चीज की क्वालिटी दूसरी चीज को दे देते हैं, जस्ट कोई एक क्वालिटी देते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं जी मेटाफर की। किसकी बात करते हैं, मेटाफर की। और मेटाफर यहाँ पे मौजूद है, देखें एम वाले पे,
मेटाफर अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच अ कंपैरिजन और एनालॉजी जो है इज मेड बिटवीन टू सीमिंगली अनलाइक थिंग्स एज इन द फ्रेज इवनिंग ऑफ लाइफ। ठीक है, अब मैं आप लोगों को इसकी एक सिंपल एग्जांपल बताती हूँ। इसे उर्दू में कहा जाता है इस्तारा। ठीक है, और इस्तारा क्या चीज होती है जिसमें लोग किसी चीज की कोई क्वालिटी नहीं देते दूसरी चीज को, बल्कि उसकी सारी की सारी खूबियां उठा के दे देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको उर्दू में मिसाल दूं तो कोई बोलता है अली चांद जैसा है, अगर वो जैसा लगा रहा है तो दैट इज सिमिली। और अगर कहा जाए अली चांद है, ठीक है, उसको चांद ही बना दिया, सो दैट इज मेटाफर। ठीक है, मेटाफर क्या होता है, आपने सारी की सारी करेक्टरिस्टिक्स उठा के दे दी हैं किस चीज को, उस पर्सन को। जैसे यहाँ पे एक और एग्जांपल है, शी इज अ रोज। रोज की खूबसूरती भी हो गई, उसकी स्मेल भी हो गई, वो नाजुक भी होता है, वो सब कुछ उठा के दे दिया शी उस गर्ल को। ठीक है, शी इज अ रोज, दैट इज अ मेटाफर। ठीक है, अब हम बात करते हैं जी अलेग्री की। पहले पहले है स्टार्ट में अलेग्री। एन अलेग्री इज अ नरेटिव इन विच द करेक्टर्स जो हैं ऑफन स्टैंड फॉर ऑफ कंसेप्ट्स। ठीक है, अगर मैं इसकी सिंपल सी आपको एग्जांपल बताऊं, वो है जी पोइम हो हमारी, कोई नॉवल हो, प्ले हो, ठीक है, उसको कोई मॉरल लेसन देना हो, कोई पॉलिटिकल लेसन देना हो सिंबल्स के जरिए, तो उसे हम बोलते हैं अलेग्री। ठीक है, और इंग्लिश लिटरेचर में अगर मैं इसकी एग्जांपल्स दूं तो मेरे पास भरी पड़ी है। देखें, फेरी क्वीन बाय एडमंड स्पेंसर, उसके अंदर सारे सैंपल यूज हुए हुए हैं। ठीक है, उसके अंदर अलेग्री हमें मिलती है। पिलग्रिम्स प्रोग्रेस, पिलग्रिम्स प्रोग्रेस जो है बाय जॉन बनियन, एक नॉवल है, तो उसके अंदर हमें सारी अलेगरी मिलती है। एनिमल फॉर्म, ठीक है, बाय जॉर्ज ऑरवेल, इसके अंदर हमें पॉलिटिकल अलेगरी मिलती है। और एक और एग्जांपल जिसकी पूरी की पूरी स्टोरी भी आप लोगों को पता होगी, गुलिवर ट्रेवल्स बाय जोनाथन स्विफ्ट। गुलिवर ट्रेवल्स बाय जोनाथन स्विफ्ट, उसके अंदर हमें पॉलिटिकल अलेगरी मिलती है। इसका मतलब क्या है, सरफेस स्ट्रक्चर पे तो वो एक बच्चों की स्टोरी है, बट एट द डीपर लेवल, अगर डीपर लेवल पे जाएं तो वो पॉलिटिकली क्रिटिसाइज किया हुआ उसने इंग्लैंड ऑफ दैट टाइम। ठीक है, अच्छा जी, फोर्थ वन हम करते हैं कंसीट की। देखें, CONCEIT, कंसीट। अब हम लोग फोर्थ वन जो है बात करते हैं कंसीट की। ये क्या होती है, कंसीट क्या होती है, एक इलेबोरेट फिगर ऑफ स्पीच होता है कंपेयरिंग टू वेरी डिसिमिलर थिंग्स। दो डिसिमिलर थिंग्स को आपस में कंपेयर करने के लिए हम लोग कंसीट इस्तेमाल करते हैं। कंसीट क्या होती है जी, दैट इज एक्सटेंडेड मेटाफर। ये एक ऐसा मेटाफर होता है जो कि कॉम्प्लेक्स लॉजिक्स जो है वो हम तक रिलेट करवाता है। कैसे कॉम्प्लेक्स लॉजिक्स, जिसमें फीलिंग्स, इमोशंस एंड लॉजिक साइंस का मिक्सचर होता है। ठीक है, जैसे कि कंसीट हमारे पास है बाय जॉन डन, लवर्स जो हैं सेपरेटेड बाय डिस्टेंस। और इसकी एक और एग्जांपल भी है, लवर्स सेपरेटेड बाय डिस्टेंस के अलावा उसने लवर और बिलवड को एक कंपास बताया था, जिसे हम प्रकार भी बोलते हैं, कि प्रकार का जो एक सिरा है वो लवर है और जो दूसरा सिरा है वो बिलवड है, और उसको एक पॉइंट पे जॉइंट किया हुआ है, वो जो पॉइंट है वो उनकी मोहब्बत है। तो ये इलॉजिकल थिंग्स है, मतलब ये इस चीज के बारे में हम सोच भी नहीं सकते, तो उसने इन दोनों चीजों को आपस में ब्लेंड करने की, मिक्स करने की कोशिश की है। खैर एग्जांपल्स तो मेरे पास बहुत हैं, बट टाइम कम है, तो नेक्स्ट पे चलते हैं। अगला जो है हमारा, दैट इज अल्यूजन। देखें, अलेगरी के बाद थर्ड पे है अल्यूजन, अ रेफरेंस टू समथिंग इन लिटरेचर, हिस्ट्री, मिथोलॉजी, रिलीजियस टेक्स्ट, कंसीडर्ड कॉमन लैंग्वेज। इसको कॉमन नॉलेज या कॉमन लैंग्वेज कहा जाता है। इसमें हम रेफरेंसेस डालते हैं लोगों के, प्लेसेस के, इवेंट्स के और दूसरे लिटरेरी वर्क्स के। अब मैं बताती हूँ अल्यूजन कहाँ मिलता है हमें। हम पढ़ते हैं टी.एस. इलियट का द वेस्ट लैंड। द वेस्ट लैंड के अंदर हमें अल्यूजन मिलता है। कैसे मिलता है, क्योंकि वो पुराने एंशिएंट राइटर्स जो है उनको भी कोट करके लेके आया है अल्यूजन में। ठीक है, यहाँ पे अब एक टर्म चौसर ने बोली थी इन प्रोलोग टू द कैंटरबरी टेल्स। उसने बोला था, अप्रैल इज द स्वीटेस्ट मंथ, अप्रैल इज द स्वीटेस्ट मंथ। तो इसने क्या किया, टी.एस. इलियट ने अपने वेस्टलैंड के अंदर इसने अपनी पोइम जो है स्टार्ट की बरियल ऑफ द डेड,
आई थिंक हाँ वही थी, अप्रैल इज द क्रूएलेस्ट मंथ, तो इसने अल्यूजन किस चीज में डाला, स्वीटेस्ट को क्रूएलेस्ट बना दिया, अप्रैल इज द क्रूएलेस्ट मंथ, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं अपने छठे फिगर ऑफ स्पीच है लिटरेरी टर्म की, तो इसका नाम है जी एलिट्रेशन। एलिट्रेशन सेकंड पे देखें, एलिट्रेशन सिंपली बताती हूँ मैं आपको, रेपिटेशन ऑफ सेम कॉन्सोनेंट साउंड्स, बार बार कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट हो रहा हो लेकिन कॉन्सोनेंट साउंड, रेपिटेशन ऑफ सेम कॉन्सोनेंट साउंड इज कॉल्ड एलिट्रेशन। फॉर एग्जांपल, शी सेल्स सी शेल्स ऑन द सी शोर, तो यहाँ पे एस 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 दैट इज रेपिटेशन ऑफ सेम कॉन्सोनेंट साउंड, ठीक है। She sells seashells on the seashore. एंड इसके अलावा एक और भी मुझे याद आ रही है, दैट इज पीटर पिकल पैक्ड अप द पैक ऑफ पिकल्ड पेपर्स, ठीक है। और अगर उर्दू में मैं बोलूं तो वो वाला एग्जांपल मुझे याद आ रही है अभी, आई थिंक एक मूवी में थी वो, हाँ, दैट इज चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी चौक में चांदी की चम्मच से चटनी चटाई, सो दैट इज च च च च च, दैट इज रेपिटेशन ऑफ सेम कॉन्सोनेंट साउंड, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अब हम लोग बात करते हैं एसोनेंस की, ASSONANCE। अभी हमने बात की थी एलिट्रेशन की, रेपिटेशन ऑफ सेम कॉन्सोनेंट साउंड, ठीक है। अब हम बात करते हैं एसोनेंस की, रेपिटेशन ऑफ वॉल साउंड्स, वॉल्स हमारे जो कि अ साउंड से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे क्या है जी, रेपिटेशन है क्लोज इंटरवल्स की वॉल साउंड्स की। फॉर एग्जांपल मेड एज अ हैटर, तो यहाँ पे ए की जो है रेपिटेशन हुई है मैड एज अ हैटर, तो यहाँ पे क्या होगा, मैड में अ, एज में अ अलहदा से, हैटर में अ, ठीक है। इसके अलावा मेरे पास एक और एग्जांपल है, ट्राई टू लाइट द फायर, ठीक है। तो ट्राई टू लाइट द फायर में आई की रेपिटेशन है, ट्राई टू लाइट द फायर। इसमें क्या हो रहा है जी, आई जो है वॉल साउंड है, दैट इज रिपीटेड अगेन एंड अगेन, ओके। अब हम लोग बात करते हैं एनाफोरा की, या फिर एनालॉगी भी इसको बोलते हैं, ठीक है। एनाफोरा क्या होता है जी, रेपिटेशन होती है वर्ड की या फ्रेजेस की at the beginning of a successive line of any poem, any novel, anything, ठीक है। तो ये रेपिटेशन होती है वर्ड की या फ्रेज की at the beginning of successive lines, ठीक है, of any novel, of any poem, of any drama and etc etc। इसकी एग्जांपल जो मेरे पास मौजूद है वो है अ टेल ऑफ टू सिटीज से बाय चार्ल्स डिकन्स। चार्ल्स डिकन्स ने लिखा था नॉवल अ टेल ऑफ टू सिटीज, और उसकी स्टार्टिंग जो लाइन है वो है, इट वाज द बेस्ट ऑफ टाइम, इट वाज द वर्स्ट ऑफ टाइम, इट वाज द एज ऑफ विजडम, इट वाज द एज ऑफ फोलरी, ठीक है। तो ये इट वाज द दैट इज द रेपिटेशन ऑफ वर्ड्स एंड फ्रेजेस, ठीक है, जो कि उसको खूबसूरत बना देती है, दैट इज एनाफोरा, ठीक है, एनाफोरा। It was the best of times, it was the worst of times, it was the age of wisdom and it was the age of foolery, okay। अब हम लोग चलते हैं अपने 9th फिगर ऑफ स्पीच पे, दैट इज एंटीथीसिस। क्या है जी, एंटीथीसिस। अब एंटीथीसिस क्या है हमारा, एंटीथीसिस एक रेटोरिकल डिवाइस है इन विच टू कॉन्ट्राडिक्टरी जो पार्ट्स होते हैं वो आर पुट टुगेदर इन वन सेंटेंस। ये बात याद रखिएगा, एंटीथीसिस में दो कॉन्ट्राडिक्टरी एलिमेंट्स या आइडियाज को एक सेंटेंस के अंदर डाला जाता है, और इसकी एक बेस्ट एग्जांपल है मेरे पास, पैराडाइज लॉस्ट बाय जॉन मिल्टन। उसमें उसने कहा, इट्स बेटर टू रेन इन हेल देन टू सर्व इन हेवन। इट्स बेटर टू रेन इन हेल देन टू सर्व इन हेवन। एक ही सेंटेंस में उसने हेल और हेवन के जो आइडियाज हैं वो एक साथ डाल दिए, ओके। अब मेरी बात याद रखिएगा, थोड़ा सा ना कंफ्यूजन हो जाती है एंटीथेसिस में, ऑक्सीमोरॉन में, ठीक है। एंटीथेसिस में ऑक्सीमोरॉन में, ऑक्सीमोरॉन कहाँ पे मौजूद है, ये मौजूद है, ठीक है। एंटीथेसिस में, ऑक्सीमोरॉन में एंड पैराडॉक्सिस में, ठीक है। ये मैं आप लोगों को क्लियर करवाती हूँ। ऑक्सीमोरॉन क्या होता है जी हमारा, ये एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच होता है जिसमें दो कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड्स जो हैं वो प्लेस किए जाते हैं साइड बाय साइड टू क्रिएट अ सिंगल टर्म,
ठीक है। एंटीथेसिस में क्या था, दो कॉन्ट्राडिक्टरी आइडियाज एक सेंटेंस में पेश किए जाते हैं। दो कॉन्ट्राडिक्टरी आइडियाज एक सेंटेंस में पेश किए जाते हैं और उसे हम लोग क्या बोलते हैं जी, एंटीथेसिस। लेकिन ऑक्सीमोरॉन के अंदर दो कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड्स साइड बाय साइड क्रिएट किए जाते हैं एक सिंगल टर्म के तौर पे। फॉर एग्जांपल बिटर एंड स्वीट को बिटर स्वीट बना दिया जाता है, ठीक है। क्रूअल एंड काइंडनेस को क्रूअल काइंडनेस वर्ड बता दिया जाता है। लिविंग डेथ, लिविंग भी और डेथ भी, दैट इज अ वर्ड। ये सारे लिटरेचर के अंदर मौजूद हैं। एंड साइलेंट स्क्रीम, साइलेंट भी और स्क्रीम भी, ये सारे वर्ड्स एक साथ क्रिएट किए गए हैं, ठीक है। अब बात की जाती है जी पैराडॉक्स की। तो जो पैराडॉक्स है वो सीमिंगली अब्सर्ड है, ऐसी अब्सर्ड स्टेटमेंट जिसके अंदर हम लोग कॉन्ट्राडिक्टरी आइडियाज डालते हैं। अगर इस स्टेटमेंट को हम देखें ना पैराडॉक्स को, तो इसमें सरफेस लेवल पे तो हमें लगता है पता नहीं क्या बात कही गई है, लेकिन जब हम डीपर लेवल में जाते हैं तो हमें पता चलता है कि व्हाट द रियलिटी इज। जैसे वर्ड्सवर्थ ने बोला चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन। ऐसा कैसे हो सकता है, कोई सोचे तो, चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन। लेकिन वो कहना चाहता था कि इंसान अपने बचपन के तमाम तजुर्बात से सीख कर एक अच्छा इंसान बनता है। सो दैट इज व्हाई ही सेड चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन, ठीक है। दैट इज आवर पैराडॉक्स। जस्टपोजिशन की बात करते हैं तो यहाँ पे जस्टपोजिशन भी मौजूद है। जस्टपोजिशन क्या होता है, ये एक ऐसी लिटरेरी डिवाइस है इन विच टू कॉन्ट्राडिक्टरी एलिमेंट्स, आइडियाज, कंसेप्ट्स आर प्लेस्ड टुगेदर। उनको आपस में डाला जाता है हाईलाइट करने के लिए उन्हीं दोनों के दरमियान डिफरेंस को। मतलब इसमें क्या होता है, उन्हीं दोनों आइडियाज को जिनको डाला जाता है उन्हीं में डिफरेंस क्रिएट करने के लिए इन्हीं अल्फाज को इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल हेल और हेवन को इकट्ठे डाला जाता है, गॉड और सैटर्न को इकट्ठे डाला गया है पैराडाइज लॉस्ट के अंदर। अब हमारा 13th पार्ट ऑफ स्पीच है, दैट इज हाइपरबोले। क्या है जी, हाइपरबोले। इसको हम कहते हैं ये एग्जैजरेटेड स्टेटमेंट होती है, ठीक है, जिसको ना सीरियसली नहीं लिया जाता, इसको लाइक ह्यूमर क्रिएट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल आई एम सो हंग्री दैट आई कैन ईट अ हॉर्स। अब कोई हॉर्स तो नहीं खा सकता ना। एंड इसके अलावा है ही रन फास्टर देन द विंड। ऐसा कैसे हो सकता है, हम हवा से किस तरह तेज भाग सकते हैं। हमारा 14th जो लिटरेरी टर्म है दैट इज आयरनी, ठीक है। आयरनी जो होता है वो होता है कंट्रास्ट बिटवीन अपीयरेंस एंड रियलिटी। मतलब जो चीज हमारे सामने होती है वो सच्चाई नहीं होती, मतलब छुपा हुआ होता है, इम्प्लाइड एंड इम्प्लिसिटली एंड एक्सप्लिसिटली कुछ चीजें होती हैं। तो इसकी टाइप्स भी हैं हमारे पास, जैसे वर्बल आयरनी, सिचुएशनल आयरनी, ड्रामेटिक आयरनी। वर्बल आयरनी में जो है मतलब जो वर्ड्स होते हैं वो क्या होते हैं जी, ऑडियंस को ये चीज पता होती है कि जो आयरनी है उसमें राइटर एक चीज कह रहा है लेकिन ऑडियंस जो है वो उसको डिफरेंट मीनिंग्स में ले रही होती है, दैट इज वर्बल आयरनी। सिचुएशनल आयरनी की बात करें तो इसकी तो एक एग्जांपल भी है मेरे पास। सिचुएशनल आयरनी ऐसी होती है जिसके अंदर ना मतलब करना कुछ चाहते हैं हम, हो कुछ जाता है। मतलब करेक्टर्स करना कुछ चाहते हैं और हो कुछ जाता है। आपने पढ़ा होगा 12वीं क्लास के अंदर एक हमारा वो था लेसन था और उसका नाम था गिफ्ट ऑफ अ मेजाई बाय ओ हेनरी। उसमें क्या होता है कि एक पर्सन होता है और उसकी वाइफ होती है, तो उसकी वाइफ के बड़े खूबसूरत से हेयर होते हैं और पर्सन के पास ना वो होती है एक वॉच होती है बड़ी प्यारी सी। तो वो क्या करता है अपनी बीवी के लिए गिफ्ट लेने के लिए वो उस वॉच को सेल कर देता है और वो बेचारी उसके अपने हेयर्स को सेल कर देती है अपने हस्बैंड के लिए गिफ्ट लेने के लिए। तो मतलब दोनों के पास फिर कुछ भी नहीं बचता एट द एंड। तो यहाँ पे उनकी जो एक्सपेक्टेशंस है वो कुछ और होती है, निकलता कुछ और है। सो दैट इज सिचुएशनल आयरनी। अच्छा, अब बात करते हैं हम लोग ड्रामेटिक आयरनी की। तो इसकी बेस्ट 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 एग्जांपल है हमारे पास इडिपस रेक्स। इडिपस रेक्स में हमें तो पता होता है ना कि इडिपस ने अपने बाप लियोस को मार दिया और इडिपस ने अपनी माँ जो कस्टा से शादी कर ली, लेकिन एट द एंड ऑफ द ड्रामा बाद में कहीं जाके इडिपस को पता चलता है कि उसने किया क्या है। सो जो चीज करेक्टर्स को पता हो, सॉरी, जो चीज ऑडियंस को पता हो और करेक्टर्स को पता ना हो तो वो हमारी होती है जी ड्रामेटिक आयरनी। लास्ट, आज का हमारा लास्ट जो है दैट इज पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें हम ना किसी भी बेजान चीज को जानदार चीज की क्वालिटीज दे देते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्काई वाज वीपिंग ऑन कीट्स डेथ। अब आसमान थोड़ी रोता है, बट हमने उसको क्या किया, उसको एक ह्यूमन क्वालिटी दे दी है। द स्काई वाज वीपिंग ऑन कीट्स डेथ। सो दैट इज पर्सोनिफिकेशन।
तो आज हम लोगों ने जो 15 ये लिटरेरी टर्म्स पढ़ी हैं, इसकी वीडियोस भी आपसे शेयर कर दी जाएंगी और इसकी डिफरेंट अदर एग्जांपल्स भी आपसे शेयर कर दी जाएंगी। कल आप लोगों का इसी का टेस्ट होगा, ठीक है। और अब हम लोग अपना लास्ट जो टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप लोग पूछ लें अगर आपने इनके बारे में मुझसे कुछ पूछना है। हाँ शंसा, आपका माइक ऑन है। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मैम जो आपने मेरा नेटवर्क इशू था, मैं उर्दू की भी क्लास नहीं ले पाई सही तरीके से। अभी मेरी क्लास मतलब ज्वाइन हुई है, तो इससे पहले आपने लिटरेरी टर्म से पहले क्या करवाया है? अच्छा, लिटरेरी टर्म से पहले मैंने पंक्चुएशन करवाया। आज पंक्चुएशन का टॉपिक है और उसकी स्लाइड्स भी मौजूद हैं, वो आपको शेयर कर दूंगी मैं। ओके मैम, अगर मैम काइंडली आपने ये जो मतलब एग्जांपल्स लिखी हुई हैं, ये भी अगर आप पिक्चर्स लेके शेयर हाँ, कर ये दें तो। पिक्चर्स के अलावा इसकी वीडियोस मेरे पास मौजूद है, ये मैं आप लोगों को ओके शेयर करने ही वाली। जज़ाकल्लाह मैम। ओके, अल्लाह हाफिज। अब देखिए, हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना थर्ड टॉपिक। हमारा जो थर्ड टॉपिक है आज का, जाहिर है एक नॉवल ही होगा। उससे पहले कोई मुझे ये बता दे, मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? अभी नहीं हो रही मैम। एक सेकेंड मैम, मैं गेन करती हूँ। अब हो रही है? जी मैम हो रही है। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का हमारा नॉवल, दैट इज वुदरिंग हाइट्स। ये है। ओके जी, समरी ऑफ वुदरिंग हाइट्स। इससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ इस नॉवल के बारे में कुछ, और इस नॉवल को ना मैं आप लोगों को उर्दू में एक्सप्लेन कर देती हूँ, और इसकी समरी वगैरह तो आप लोग माशाल्लाह से मास्टर्स वाले हैं, रीड आउट कर लेंगे, ठीक है। तो चलें जी, हम लोग स्टार्ट करते हैं। 10 मिनट है हमारे पास। इस नॉवल को लिखा था एमिली ब्रॉन्टे ने। मैंने आपको कल नॉवल पढ़ाया, ठीक है, और उस नॉवल का नाम था जेन एयर। उसको लिखा था शॉर्लेट ब्रॉन्टे ने। शॉर्लेट ब्रॉन्टे की बहन है एमिली ब्रॉन्टे, ठीक है। तो जाहिर है ये भी विक्टोरियन नॉवल ये भी विक्टोरियन नॉवल है, ठीक है। इसको राइट किया गया था 1847 में, और इसकी जो सेटिंग है वो 18th एंड 19th सेंचुरी से रिलेटेड है। और जिस कंट्री के अंदर ये जो नॉवल है उसको राइट डाउन किया गया, दैट इज इंग्लैंड, ठीक है। अब थोड़ा सा ये कॉम्प्लेक्स नॉवल है, इसको स्टार्ट करते हैं हम लोग। हाँ जी, यहाँ पे इस नॉवल के अंदर सबसे पहले एक करेक्टर आता है जिसका नाम होता है मिस्टर लॉकवुड। मिस्टर लॉकवुड, ठीक है। अब वहां पे क्या होता है जी, मिस्टर लॉकवुड जो है वो रहता है चर्च क्रॉस ग्रेंज में। THRUSHCROSS, थ्रश क्रॉस ग्रेंज में। GRANGE, थ्रश क्रॉस ग्रेंज में, ठीक है। अब थ्रश क्रॉस ग्रेंज जो है उसका जो मालिक होता है वहां पे ना, एज पेइंग गेस्ट रहता है, किराए वाले पर्सन के तौर पे, मिस्टर लॉकवुड। वहां का जो मालिक होता है उसका नाम होता है मिस्टर हीथ क्लिफ। HEATH, हीथ, CLIFF, हीथ क्लिफ, ठीक है। लेकिन वो जो मिस्टर हीथ क्लिफ है वो थ्रश क्रॉस ग्रेंज में नहीं रहता, वो उसके बिल्कुल साथ ही एक जगह है जिसका नाम है वुदरिंग हाइट्स, वो वहां पे रहता है, ठीक है। अब मिस्टर लॉकवुड जो है वो एक दिन मिलने के लिए जाता है मिस्टर हीथ क्लिफ से। मिस्टर हीथ क्लिफ से जब मिलने के लिए जाता है ये वुदरिंग हाइट्स में, तो वहां पर ना इसके साथ कुछ अजीब से एक्सपीरियंसेस होते हैं। इसको ऐसा लगता है कि कोई घूस्ट आया और कोई घूस्टली अपीयरेंस हुई है वहां पे, ठीक है। ये पर्सन थोड़ा डर जाता है। ये कहता है कि मैं ये उसकी मेड से, वहां पे एक मेड होती है और उसका नाम होता है NELLY, नेले। नले एक मेड होती है, उसको कहता है कि इस घर का कोई पास्ट है अगर तो वो मुझे बताओ कि इस घर में क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, मुझे क्यों अजीब सी फीलिंग्स आई हैं और क्यों मुझे घूसली अपीयरेंसेस हुई हैं, ठीक है। अच्छा खैर, तो अब नेली जो है वो इसको ना स्टोरी सुनाना स्टार्ट कर देती है। अब यहाँ पे सारा पास्ट इवेंट चलेगा, ठीक है, पास्ट की स्टोरी चलेगी।
अब नेली जो है वो स्टोरी स्टार्ट करती है, वो शुरू में बताती है 2 फैमिलीज के बारे में। जब तक आप इन 2 फैमिलीज के बारे में नहीं जानेंगे, आप लोगों को समझ ही नहीं आएगी इस नॉवल की। अब यहाँ पे देखें, पहली फैमिली है जिसका नाम है अर्नशॉ फैमिली, दूसरी फैमिली है दैट इज लिंटन फैमिली। अर्नशॉ फैमिली में एक पर्सन है दैट इज मिस्टर अर्नशॉ। उस अर्नशॉ के 2 बच्चे हैं, एक बेटा एक बेटी। बेटे का नाम है हिंडले, HINDLEY, हिंडले, और बेटी का नाम है कैथरीन। अब वो क्या करता है, वो एक और बच्चे को गोद ले लेता है और उस बच्चे का नाम होता है हीथ क्लिफ, HEATH, हीथ CLIFF, हीथ क्लिफ। अब जाहिर है अर्नशॉ ने उसको गोद लिया है तो बहुत अच्छा होता है बच्चा, बड़ा मैनर्ड किस्म का बच्चा होता है, डिसिप्लिन्ड होता है, तो उसको बड़ा प्यारा लगता है। ठीक है। अब जो है हिंडले, उसका जो बेटा है हिंडले, वो क्या करता है, वो हीथक्लिफ को पसंद नहीं करता, उनकी लड़ाइयां होती रहती हैं अक्सर। तो यहाँ पे मिस्टर अर्नशॉ क्या करता है, अपने सगे बेटे हिंडले को पढ़ने के लिए बाहर भेज देता है ताकि हीथक्लिफ जो है वो घर के अंदर आराम से रह सके। हीथक्लिफ और कैथरीन जो है उन दोनों की भी आपस में एक दूसरे से लाइकिंग होती है काफी ज्यादा। खैर, अब क्या होता है जी, मिस्टर अर्नशॉ जो है वो क्या करता है, मिस्टर अर्नशॉ वो मर जाता है। मिस्टर अर्नशॉ मर जाता है तो अब क्या हुआ जी, मिस्टर अर्नशॉ तो मर गया। अब हिंडले वापस आ जाता है, और जब वो वापस आता है तो उसको तो हीथक्लिफ वैसे ही पसंद नहीं होता। वो आते ही सारी जायदाद पे अपना हक जमा लेता है, जो उसकी वुदरिंग हाइट्स की जायदाद होती है। और बाप के जाने के बाद वो हीथक्लिफ के साथ बड़ी ही मतलब बुरे तरीके से बिहेव करता है, उसकी तालीम छुड़वा देता है और बहुत बहुत ज्यादा उसके साथ बुरा बिहेव करता है। अब हिंडले ना जब वापस आया होता है तो वो शादी करके वापस आया हुआ होता है। उसकी जो वाइफ होती है वो प्रेग्नेंट होती है और उनसे उनका एक बेटा होता है जिसका नाम होता है हेयरटन, HARETON, हेयरटन। ये नाम याद रखना है आप लोगों ने, आगे काम आएगा। ये तो थी एक फैमिली, अर्नशॉ फैमिली। अब दूसरी फैमिली है जिसका नाम है लिंटन फैमिली, LINTON, लिंटन फैमिली। वो रहते हैं थ्रश क्रॉस ग्रेंज में, जो कि वुदरिंग हाइट्स के बिल्कुल पास है। ठीक है, वो रॉयल फैमिली है वहां की। अब वहां पे जो मिस्टर लिंटन है उसके भी 2 बच्चे हैं, एक बेटा एक बेटी। बेटे का नाम है एडगर और बेटी का नाम है इजाबेला। ठीक है। अब जो कैथरीन की फैमिली है वो एडगर वगैरह से भी करीब थी, लेकिन कैथरीन जो है वो फिर भी हीथक्लिफ को पसंद करती है। ठीक है। अब क्या होता है, कैथरीन जो होती है एक बार इजाबेला से बात कर रही होती है कि मुझे हीथक्लिफ पसंद तो है, लेकिन जाहिर है वो मेरा जो भाई है हिंडले वो उसको पसंद नहीं करता और कभी हमारी शादी नहीं होने देगा। तो ये सारी चीजें जो है ना हीथक्लिफ सुन लेता है, उन दोनों की बातें। तो हीथक्लिफ बिना किसी को बताए वहां से भाग जाता है, मतलब वो वुदरिंग हाइट से भाग जाता है। ठीक है। जाहिर है अब वो तो भाग गया, तो कैथरीन पहले तो हीथक्लिफ को पसंद करती थी, तो उसको शादी करनी पड़ी मिस्टर लिंटन के बेटे एडगर से। ठीक है। एडगर से उसकी शादी हो जाती है। लेकिन अब क्या होता है, कुछ सालों के बाद जब हीथक्लिफ वापस आता है तो उसके पास बहुत ज्यादा पैसा आ जाता है, बहुत प्रॉपर्टी होती है हीथक्लिफ के पास ना, तो उसमें एटीट्यूड भी आ जाता है। ठीक है। अब उसको वहां आके पता चलता है कि जो वुदरिंग हाइट्स में हिंडले था उसका मुंह बोला भाई, सोतेला भाई, ठीक है, तो वो जो है वो जुआरी बन गया है। अब जाहिर है हिंडले को पता चलता है हीथक्लिफ के पास तो पैसा आ गया, तो वो उसका वेलकम भी करता है, उसकी चापलूसी भी करता है एंड ऑल दैट। ठीक है। अब क्या होता है जी, कैथरीन की जो नंद है इजाबेला, जिसका मैंने पहले बताया था एडगर की सिस्टर, ठीक है, वो हीथक्लिफ को पसंद करना स्टार्ट कर देती है। जबकि कैथरीन जो है वो भी हीथक्लिफ को पसंद करती है अभी भी, हालांकि उसकी शादी एडगर से हो चुकी है, बट वो हीथक्लिफ को पसंद करती है। ठीक है। लेकिन अब क्या होता है जी, एक बार ऐसा होता है कि जो हीथक्लिफ है वो कैथरीन से मिलने के लिए जाता है और वो उससे मिलती नहीं है, अपने आप को रूम में लॉक कर लेती है, बीमार पड़ जाती है और इतनी बीमार पड़ जाती है किसी से भी बात नहीं करती। हीथक्लिफ जो है उसको वहां से निकाल देती है। जब वो उससे मिलने आता है तो हीथक्लिफ गुस्से में आके इजाबेला से शादी कर लेता है, जिससे वो मोहब्बत ही नहीं करता। अब कैथरीन जो है वो एडगर से उसकी शादी हुई है और वो प्रेग्नेंट होती है। कैथरीन की और एडगर की एक बेटी होती है जिसका नाम वो रखते हैं कैथी, CATHY, कैथी। ठीक है। कैथरीन और एडगर की एक बेटी होती है जिसका नाम वो रखते हैं कैथी। और जो इजाबेला होती है, ठीक है, वो क्या करती है, उसको पता चलता है कि जो वो है मेरा हस्बैंड है वो तो मुझसे मोहब्बत नहीं करता। तो जो इजाबेला है वो क्या करती है, वो लंदन चली जाती है। और जब वो लंदन चली जाती है, हाँ जी,
जब वो लंदन चली जाती है तो उसे पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है और उनका एक बेटा पैदा होता है जिसका नाम होता है लिंटन, सॉरी हाँ, जिसका नाम होता है जी हीथक्लिफ जो है, उसका बेटा पैदा होता है जिसका नाम वो रखते हैं लिंटन। वही लिंटन फैमिली के ऊपर उसका नाम रखते हैं लिंटन। ठीक है, आप समझो इस कहानी में हो गए हैं 3 बेबीज। फर्स्ट जो है वो है हिंडले का बेटा जिसका नाम है हेयरटन। सेकंड जो है वो है जी इसका कैथरीन का और एडगर की बेटी दैट इज कैथी। और अब जो है वो हीथक्लिफ और इजाबेला जो है उसका बेटा आया दैट इज लिंटन। 12 साल गुजर जाते हैं आप स्टोरी को। ठीक है, कैथरीन की जो बेटी होती है, कैथरीन जो होती है ना, चाहिए मैं बात बताना भूल गई, कैथरीन अपनी बेटी को बर्थ देते टाइम मर जाती है। कैथरीन जो होती है वो अपनी बेटी को बर्थ देते टाइम मर जाती है। 12 साल गुजर जाते हैं, कैथरीन की जो बेटी होती है वो, और यहाँ पे जो लिंटन है वो लंदन वापस आ चुके होते हैं। अब लिंटन कौन है जी? ये है जी हीथक्लिफ का बेटा। ठीक है, वो वापस आते हैं तो लिंटन और जो कैथी हैं दोनों में मतलब नजदीकियां वगैरह बढ़ना स्टार्ट हो जाती हैं। तो हीथक्लिफ जो है वो भी चाहता है कि जो उसका बेटा है लिंटन वो शादी कर ले कैथी से। ठीक है और इस तरीके से जब लिंटन की शादी जो होती है वो कैथी से होती है तो वो दोनों घरों का मालिक बन जाता है। कैसे? वो थ्रश क्रॉस ग्रेंज का भी मालिक बन गया और वो वुदरिंग हाइट्स का भी मालिक बन गया। कैसे मालिक बन गया? क्योंकि जब हिंडले जो है वो जुआरी बन गया था और उसने उसका वेलकम किया था तो हिंडले ने लिए थे उससे कुछ पैसे हिंडले उसे वापस नहीं कर पाया तो उसके बदले में उसने वुदरिंग हाइट्स ले लिया था उससे। यानी अब वो दोनों जगहों का मालिक बन गया। यहाँ पे कहानी खत्म हो जाती है, पास्ट इवेंट की कहानी खत्म हो जाती है। अब यहाँ पे एंड होने के बाद हम प्रेजेंट में आ जाते हैं। तो जो लॉकवुड होता है ये सब कुछ सुनने के बाद और कुछ टाइम वहां पे रहने के बाद वो लंदन चला जाता है। ठीक है, थ्रेश क्रॉस ग्रैंड जो है उसे लंदन चला जाता है। 6 मंथ के बाद वो एक विजिट डालता है कि वो जाके नीली से मिले तो सही। फिर वो लर्न करता है स्टोरी की फर्दर डेवलपमेंट। कैथरीन जो है यहाँ पे अब कैथी जो है वो क्या करती है जी? कैथी अब हेयरटन से मिलती है। अच्छा, एक और बात मैं आपको बता दूं, जो है ये हीथक्लिफ है उसका जो बेटा है लिंटन, वो जो है ना वो मर चुका होता है वो। और जो है अब क्या होता है, कैथी जो होती है कैथरीन की बेटी वो विडो हो चुकी होती है। तो जब ये हेयरटन जो कि हिंडले का बेटा है हेयरटन वो वापस आता है तो कैथी और वो एक दूसरे से लाइकिंग डेवलप करते हैं, दोनों में मोहब्बत हो जाती है और बाद में हमें पता चलता है कि दोनों की शादी हो गई है। अब जब हीथक्लिफ मरता है तो उसकी जो कब्र है वो कैथरीन के बिल्कुल साथ बनाई जाती है, क्योंकि दोनों जो लवर्स हैं वो एक दूसरे से इतनी मोहब्बत करते थे कि वो एक दूसरे के मतलब एक दूसरे के बगैर रह नहीं पाए। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ना हर चीज जो है वो सेट हो जाती है। तो जो हीथक्लिफ जब मर जाता है तो उसकी कब्र भी बना दी जाती है कैथरीन के बिल्कुल बिसाइड में, और यहाँ पे जो नॉवल है ये एंड हो जाता है। अब इस नॉवल के जो की फैक्ट्स हैं यहाँ पे मैंने डाल दिए हैं। वुदरिंग हाइट्स है, एमिली ब्रॉन्टे ने लिखा है, नॉवल टाइप है यॉन रेस का गॉथिक नॉवल है, थोड़ा बहुत इसमें सुपरनेचुरल एलिमेंट आ रहा है लेकिन सुपरनेचुरल एलिमेंट दिखाया देखने लायक नहीं है। 1847 में ये पब्लिश हुआ था, इसका पब्लिशर था थॉमस सी न्यूबे। ठीक है, और यहाँ पे नरेटर का बताया गया, नरेटर वही नेली है जो कि नरेट करती है स्टोरी को। इसकी टून जो है वो बताई गई है, इजी टून नहीं है, ये कॉम्प्लेक्स है क्योंकि पास्ट इवेंट्स जो हैं इसमें रिलेट होते हैं। इसका टेंस जो है तो यहाँ पे क्या हो रहा है जी, यहाँ पे पास्ट टेंस इस्तेमाल हो रहा है। फुल टाइटल इसका वुदरिंग हाइट्स है, ऑथर इसकी एमिली ब्रॉन्टे है। खैर इसके अलावा इसमें कोई इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज नहीं है। इसकी थीम जो है ना वो है द डिस्ट्रक्टिवनेस ऑफ लव दैट नेवर चेंजेस, द प्रीकेरियसनेस ऑफ सोशल लाइफ। मतलब हम सोशल लाइफ को इतना ज्यादा अपने सर पे सवार कर लेते हैं कि हम प्योर लव जो है ना उसको भी हासिल नहीं कर पाते। ठीक है, तो ये है सारा इसका मेन थिंग। अगर आपने इससे रिलेटेड कुछ और पूछना है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। कल आप लोगों का जो टेस्ट होगा वो होगा 15 लिटरेरी टर्म्स एंड उसके साथ वुदरिंग हाइट्स का। अच्छा, इसकी मैं आपको स्टोरी की समरी वीडियो के थ्रू एंड यही वाली समरी आपको ये भी सेंड कर दूंगी, तो इसे एक दफा दोबारा रीड आउट कर लीजिएगा। ठीक है, कोई क्वेश्चन करना है तो मैं मौजूद हूँ, आप लोग पूछ सकते हैं, एंड इफ नॉट देन थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।